हेलो एवरीवन, ये वीडियो मैं हिंदी में बनाना चाहती हूँ अबाउट अर्थ पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, जिसमें हम सब भागीदारी लेते हैं आजकल के मॉडर्न लाइफ के प्रैक्टिसेस में। और इसलिए अगर हमको वाटर पोल्यूशन कम करना है तो हम सबको मिलके वाटर पोल्यूशन के लिए इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। यूजुअली आप अगर ऑब्ज़र्व करोगे या आपने अगर कभी ट्रैवल किया है इंडिया में, पॉकेट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन फ्री एरियाज़ इंडिया में हैं। जैसे अगर आप कहीं ऊपर हिमाचल जैसे एरिया में हिमालयाज़ के पास गए तो वहाँ कोई कोई एरियाज़ है जहाँ पे आपको कम वाटर पोल्यूशन मिलेगा। बट इन जनरल हमारा कंट्री इतना पॉपुलेटेड है, हाईली पॉपुलेटेड है कि सालों और सदियों का 100 साल पहले भी, 50 साल पहले भी, 40 साल 30 साल पहले भी हम ह्यूमंस ने इतने सारे केमिकल्स यूज़ किए हैं जो एक एक करके धीरे धीरे हमारे अर्थ के नीचे के पानी में चला गया है। और जो अभी पानी में जाके अर्थ के सॉइल के नीचे के वाटर बेड्स में है, जो वाटर बेड्स हमको दिखते नहीं हैं आँखों से, पर वो वाटर बेड्स में भी एक्यूमुलेट हुए हैं बहुत सारे केमिकल्स। और जो बारिश होके नदियों में बह जाते हैं, वहाँ नदियों में और पॉन्ड्स में भी बहुत सारे केमिकल्स जो हम डेली यूज़ करते हैं इवेंचुअली जाके जम जाते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि हमारा वाटर के अंदर जो केमिकल कंटेंट है वो अभी धीरे धीरे बहुत सारे सालों के यूज़ में ख़राब हो चुका है। और ये मैंने सबसे ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया है मेरे अंकल और पापा के गांव के घर में। जो मेरे दादाजी का घर था, जब हम छोटे थे, मैं 40 इयर्स के ऊपर की हूँ, तो जब मैं छोटी थी, अराउंड 40 इयर्स पहले की बात कर रही हूँ, 35-40 इयर्स पहले, आई हैव ऑब्ज़र्व कि मेरी जो दादी थी, दादी वॉज मोस्टली वेरी विलेज में उन लोग रहते थे करके उन लोग विलेज के चीज़ें यूज़ करते थे घर को मेंटेन करने के लिए। तो विलेज में उन लोग क्या करते थे, उनके पास एक प्लॉट जैसा था, तो वो प्लॉट में जो मिट्टी होती है वो मिट्टी से वो लोग बर्तन धोते थे। प्लस उन लोग बर्तन ना एक कुआं होता था, कुएं के पानी में धोते थे। अब इससे क्या होता है, कुएं के पानी में, बिकॉज़ वो पुराना कुआं था, उसमें एल्गे जमा हुआ होता है कुएं के पानी में। और वो जो एल्गे होता है, एल्गे का एक खुद का एक सरफेक्टेंट एक्शन होता है। सरफेक्टेंट एक्शन मीन्स जब आप सोप से अपने हाथ धोएंगे, हमारा हाथ एकदम स्लिपरी हो जाता है, राइट। तो सरफेक्टेंट एक्शन वो होता है जिससे वो स्लिपरीनेस आए। और वो स्लिपरीनेस आने से क्या होगा, अगर कोई खाना का पार्टिकल आपके इसमें अटका हुआ है प्लेट्स में, या आपने ग्रीज़ी कुछ मटेरियल यूज़ किया है खाना तलने के लिए, ये सब जो ग्रीज़ है, ग्रीज़ मिट्टी के एक्शन से निकल जाता है। मिट्टी में अगर एसिड वाला मिट्टी होगा, एसिडिक मिट्टी में जल्दी से वो ग्रीज़ निकल जाएगा, और सरफेक्टेंट एक्शन से जल्दी से वो वॉश हो जाता है। तो इसलिए जो कुएं के पानी में वो लोग धोते थे बर्तन, और अगर मिट्टी यूज़ करते थे, तो ये दोनों ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीका था बर्तनों को साफ़ करने का। मेरी एक बुआ थी, वो एक ऐसे घर में रहती थी जहाँ पे उनके वहाँ कुआं था। तो उन लोग कुएं के पास जाके, कुआं बोल रही हूँ, पॉन्ड, कुआं भी था पॉन्ड भी था, तो उन लोग छोटे छोटे आइटम्स कुएं के पास धोते थे। जबकि जो बड़े आइटम, पूजा के आइटम्स, ये सब कुएं के पानी में धोते थे। जबकि जो बड़े खाने वाले पूरे फैमिली के बर्तन होते थे, वो उन लोग वो पॉन्ड में जाके धोते थे। तो अब तालाब में धोने का भी यही यूज़ है कि तालाब के पास मिट्टी जो है वो मिट्टी से आप धोएंगे तो सेम फंक्शन आ जाएगा। और तालाब भी कुआं जैसा ही थोड़ा स्थायी सिस्टम होता है करके, इवन तालाब में एल्गे ग्रो होता है। तो वो एल्गेज जो है, फिर एल्गे अगर है आपके तालाब में तो वो हेल्दी तालाब है। और एल्गे का प्रोपोर्शन अगर राइट है तो वो एल्गे के वजह से ही उसका जो सरफेक्टेंट एक्शन होगा उससे नेचुरली धुल जाता है। इनफैक्ट ये जो चीज़ मैंने 35-40 इयर्स पहले नोटिस किया था, 35 या 30 इयर्स पहले, बिकॉज एज अ चाइल्ड मैंने सिर्फ देखा था उन लोग ये करते थे। फिर ऑब्ज़र्व ज़्यादा किया जब मैं थोड़ा 10 साल 12 साल की उम्र में पहुँची,
तो अराउंड 30 इयर्स पहले मैंने ये सब ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया कि ऐसे वे में करके मेरे आंट्स और मेरी बुआ मेरी दादी ऐसे धोते थे। पर मेरे नानी के घर में और जब बाद में मेरे चाची आ गई या मेरी बुआ के घर में भी बाद में उनके जब डॉटर इन लॉज आ गए, वो लोग थोड़ा मॉडर्न फैमिली से थे करके, उन लोग जब आए ये घर में, उन लोगों ने ये जो पुराने तरीके का मिट्टी यूज़ करके धोने वाला प्रक्रिया है, उनको लगा कि ये बहुत ओल्ड फैशन्ड है और इसलिए उन लोग ने नॉर्मल हम लोग जो विम बार, विम प्रिल, ये सब जो हमको मिलता है बर्तन धोने के आइटम्स, उससे उन लोग धोने लग गए बर्तन। पर इससे ये लोगों ने ये नहीं ऑब्ज़र्व किया कि अगर अपने नेचुरल तरीका नहीं यूज़ किया है बर्तन धोने के लिए, तो आपका जो धोने के बाद जो पानी निकल रहा है, वो पानी अभी पल्यूट कर रहा है आपके घर के पानी के सिस्टम को। क्योंकि मेरे बुआ के घर में पानी का सिस्टम कहाँ से आता था, मेजर पानी का सिस्टम उनका तालाब से आता था और तालाब वाला पानी वो लोग पीते थे, कुएँ वाला पानी उन लोग पीते थे। तो अगर उन लोग, और वो कुआँ तालाब दोनों भी एक्चुअली आसपास ही है, 2-5 मिनट का रास्ता। तो वो 2-5 मिनट के रास्ते का मतलब ये है कि अगर तालाब पल्यूट हो जाए केमिकल से, तो भी वो जो नीचे अर्थ में चला जाएगा, अंडरग्राउंड अर्थ में चला जाएगा, वो केमिकल पल्यूटेड अर्थ हो जाएगा। तो वहाँ का जो मिट्टी है धीरे धीरे पल्यूट होने लग रहा है। सेकेंड थिंग, जब भी बारिश हो रही है, कुआँ पानी तो भर रहा है बारिश में, तालाब भी पानी भर रहा है बारिश में, पर अगर नीचे का अंडरग्राउंड वाला पानी और सॉइल ख़राब हो रहा है धीरे धीरे केमिकल्स से, तो धीरे धीरे वो केमिकल्स तालाब में भी आ जाएगा। और मतलब अगर आपने तालाब के साइड में भी पानी बर्तन धोया है, फिर भी वो इवेंचुअली तालाब में जाएगा। सेम थिंग, अगर आप कुएं के 1-2 किलोमीटर दूर भी कोई केमिकल एक्टिविटी चल रहा है, तो वो केमिकल एक्टिविटी का असर कुएं के पानी में भी धीरे धीरे आ जाएगा। अब डिपेंड करता है कि कितना सॉफ्ट मिट्टी है, कितना ज़्यादा केमिकल्स यूज़ हुआ है। जितना ज़्यादा केमिकल यूज़ होगा उतना जल्दी आपका पानी ख़राब होगा, पानी और सॉइल ख़राब होगा। और जितना लेस परमिएबल सॉइल अगर होगा, अगर वो बहुत ऐसे सीमेंट वाला कोई एरिया है, वहाँ नीचे सीमेंट के वजह से नीचे नहीं जा रहा सरफेस में, तो वो थोड़ा टाइम लग सकता है नीचे कुएं के पास जाके उसको पल्यूट करने में। पर इवेंचुअली वहाँ का जो पानी है पल्यूट होता ही रहेगा, क्योंकि आप जितना केमिकल यूज़ करेंगे वो वहाँ का अर्थ एंड सॉइल एंड कुछ भी पानी आप यूज़ करें वो ख़राब होगा। मेरे अंकल के घर में पानी पहले कुएं से उन लोग आते थे, फिर जब कुआं का पानी उन लोग लेना बंद कर दिए क्योंकि उनको लगा कि ये एल्गे वाला पानी है, तो उनको एल्गे वाला पानी नहीं पीना था, तो इसलिए उन लोग ने डिसाइड किया कि और थोड़ा ज़मीन के नीचे जाते हैं। तो उन लोग ने इसलिए कुएं के पानी के बजाय अंडरग्राउंड वाटर यूज़ करना चालू किया, बोरवेल का पानी, ट्यूबवेल का पानी। सो ये ट्यूबवेल बोरवेल के पानी का भी प्रॉब्लम यही है कि अगर आपका अर्थ क्लीन है, अंडरग्राउंड वाटर क्लीन रहेगा तभी, और अंडरग्राउंड वाटर तभी क्लीन रहेगा जब आसपास के सब लोग ऐसे एक्टिविटीज़ यूज़ कर रहे हैं जिसमें कम केमिकल यूज़ हो रहा है या कोई केमिकल यूज़ नहीं हो रहा। जब आप कोई केमिकल यूज़ नहीं करोगे तो सबसे प्योरेस्ट पानी आपको अंडरग्राउंड वाटर, और अगर एक पूरे विलेज का लोकेलिटी ये पॉलिसी चालू कर देगा तो वो पूरा विलेज केमिकल फ्री, पोल्यूशन फ्री वाटर उनको मिलेगा। पर अगर उस विलेज में अगर 100 लोग हैं, 100 में से अगर 10 लोग भी केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनके केमिकल का असर सबको ही पड़ेगा इवेंचुअली। क्योंकि पानी और हवा, ये दोनों चीज़ें सबके लिए कॉमन होती हैं। थोड़ा हवा का मिक्सचर सबसे ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो अगर आप किसी के घर में एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो एयर पोल्यूशन इमीडिएटली पूरे लोकेलिटी को इम्पैक्ट कर देता है। सबसे जल्दी एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट लोकेलिटी में आता है। सेकेंड, बिकॉज वाटर नेक्स्ट ईजीली फ्लोइंग सिस्टम है, इसलिए जब पानी का पोल्यूशन चालू होता है, पानी का पोल्यूशन भी पूरे लोकेलिटी में धीरे धीरे हवा के जैसे स्प्रेड होने लगता है। अगर
वाटर पोल्यूशन जैसा कोई फैक्ट्री आ गया या घर में कोई वाटर पोल्यूशन वाला काम चल रहा है या किसी के घर में बहुत मॉडर्न लोग आ गए तो सब बहुत सारे केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, तो जिस घर में सबसे ज़्यादा केमिकल उस घर का पानी तो सबसे ज़्यादा ख़राब होगा, और जिस घर में केमिकल यूजेजेस उनसे थोड़ा कम है उनके पास भी उसका असर आएगा, क्योंकि आपका नेबर जो कर रहा है उसका असर आपके आसपास के पानी में, हवा में आने वाला है। एंड देन फाइनली सॉइल भी सेम थिंग, जिसके घर में सबसे ज़्यादा केमिकल पोल्यूशन वाला काम चल रहा है उसका सॉइल सबसे ज़्यादा ख़राब होगा, पर फिर धीरे धीरे उसके आसपास के लोगों का भी ज़मीन ख़राब होगा। कब ख़राब होगा? जब बारिश की सीज़न आएगी, बारिश में क्योंकि पानी और सॉइल दोनों बह जाता है तो तब जाके आसपास के ज़मीन भी धीरे धीरे ख़राब होने लगेगी। ज़मीन का ख़राब होना सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है अगर फार्मिंग एक्टिविटीज़ नहीं चल रही और नॉर्मल घर में गार्डनिंग एक्टिविटीज़ चल रही है। पर ज़मीन का ख़राब इवन दो वो सबसे स्लो होता है, जिनके घर में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन चल रहा है उनके घर के ट्रीज़, प्लांट्स, पौधों का हेल्थ भी इसलिए ख़राब होने लग जाता है। एंड यही हुआ मेरे दादी के घर का, मेरे बुआ के घर का भी मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि उनके जो प्लांट्स हैं पहले जितने हेल्दी थे, प्लांट्स नहीं, मेरी बुआ के घर में मैंने ऑब्ज़र्व किया उनके जो तालाब है, तालाब का क्वालिटी ऑफ हेल्थ ख़राब हो गया है। मेरे कज़न्स जो लोग, मैं तो उनके घर ऑलमोस्ट 5-7 साल से गई नहीं थी, इसलिए ऑब्ज़र्व नहीं किया था इतना डिटेरिएशन, बट ये 5-7 सालों में ही जब मैंने, और उसके पहले भी मेरे ऐसे मैं हमेशा ही 4-5 साल, 7-8-10 साल बाद ही बुआ के घर गई हूँ। तो ये जो 4-5 टाइम्स ही उनके घर गई हूँ बचपन से लेके, उस 4-5 टाइम्स में ही मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जो बचपन में जितना क्रिस्टल क्लियर उनका तालाब दिखता था, जितना प्योर उनका तालाब था, अभी उतना प्योर उनका तालाब नहीं है। और फिर तालाब से जो उन लोग मछली भी लेते हैं, पहले वो जो मछली, उन लोग ने खुद ही मुझे बोला ये चीज़, और मछली का मुझे क्वालिटी इतना मुझे नहीं समझ में आया कि मछली कुछ डिफरेंट दिख रहा है कि नहीं, पर वो तालाब से थोड़ा स्मेल आ रहा था। तो मैंने जब पूछा ये स्मेल क्यों है या क्या हुआ है, और तालाब दिख भी रहा था थोड़ा सा ख़राब, तो वो तब मेरे नेफ्यू बताता है कि तालाब में एक्चुअली कुछ साल पहले मछली मर गए थे, तो अब वो मछली को बचाने के लिए केमिकल्स डाल के उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये भी मैंने इंग्लिश के कुछ वीडियोस देखे हैं और आर्टिकल्स पढ़े हैं जिससे मुझे इतना, और लॉजिक भी अगर आप यूज़ करोगे तो लॉजिक ये है कि बिकॉज़ अभी उस घर में और वो तालाब के आसपास के लोग ज़्यादा शैम्पूज़, सोप्स, डिटर्जेंट्स, डिश वॉशिंग सोप ये सब ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं, बिकॉज़ अभी लोग ज़्यादा मॉडर्न होने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो नेचुरल क्लेंजिंग की चीज़ें थी वो यूज़ करना बंद कर दिया है। तो ये मिट्टी यूज़ करना उन लोग ने बंद करके सोप यूज़ करने लग गए हैं। तो अभी वो डिश वॉशिंग सोप जो है उसका क्वालिटी हमेशा अच्छा नहीं होता इंडिया में। कोई डिश वॉशिंग सोप, पहले ज़माने के डिश वॉशिंग सोप फिर भी अच्छे थे, पर आजकल के जो डिश वॉशिंग सोप है वो बहुत टॉक्सिक होते हैं। तो वो इतने टॉक्सिक होते हैं और इसीलिए उनके घर में अभी रिसेंट टाइम्स में ही मरने लग गए मछली। क्योंकि पहले अगर 2 चीज़ के कारण से, एक तो अगर पहले के क्वालिटी ऑफ सोप्स अच्छे थे तो वो डिश वॉशिंग सोप से मछली को ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, और क्योंकि उस वक्त मेरी बुआ भी बहुत एक्टिव थी, तो मेरी बुआ फिर भी अगर उनके घर में 2-3 लोग सिर्फ यूज़ कर रहे हैं डिश वॉशिंग सोप, बाकी के लोग मेड सर्वेंट्स उन लोग फिर भी मिट्टी यूज़ कर रहे थे। तो इसकी वजह से क्या, एटलीस्ट मे बी लाइक हाफ द पीपल वर यूजिंग मिट्टी, हाफ द पीपल वर यूजिंग डिश वॉशिंग सोप, तो उसका असर इसलिए थोड़ा कम हो रहा था। पर अभी कुछ सालों से मेरी बुआ अभी एज्ड हो गई हैं तो वो नहीं काम करती, जो पुरानी वाली मेड थी वो भी काम करना बंद कर दी है, तो अभी जो नए मेड्स आते हैं उन लोग वो डिश वॉशिंग सोप यूज़ करते हैं। और अगर मेड्स अगर अटेंशन नहीं देते ज़्यादा, कोई लोग होते हैं वो ज़्यादा चीज़ें यूज़ करते हैं क्योंकि उनको हड़बड़ी होती है बहुत, तो जो लोग ना केयरफुल क्लीनर्स होते हैं वो लोग क्या यूज़ करेंगे, माइंडफुल क्लीनर्स जो होते हैं वो लोग सबसे कम सोप से धोने की कोशिश करेंगे। पानी से अगर धुल गया तो ठीक, हल्के से सोप से धुल गया तो ठीक, ऐसा करते हैं। पर जो लोग माइंडफुल नहीं होते ना, माइंडफुल क्लीनर्स क्या होता है, ज़्यादा सोप यूज़ कर देंगे, तो उसके वजह से भी सोप का क्वांटिटी बढ़ गया है
अभी सब लोग शायद यूज़ कर रहे हैं सोप, इसलिए भी तालाब में सोप का कंटेंट भर गया है। अगर आप अभी 20-30 सालों से ऐसे सोप यूज़ कर रहे हैं तो वो 20-30 सालों का एक्यूमुलेटेड सोप कंटेंट भी आ गया है उस तालाब में। तो ये सब मिला के अभी नेचुरली वहाँ के पानी ख़राब हो गई तो फिशेस कैसे ज़िंदा रहेंगे? वो लोग तो वो ख़राब पानी वाला ही पानी ड्रिंक कर रहे हैं, तो और उनके बॉडी में भी वही पानी आ रहा है। इनफैक्ट ये मेरे नेफ्यू ने भी बोला कि वो बचपन में या कुछ साल पहले जब स्विम कर रहा था तालाब में वो बीमार पड़ गया था। क्यों? क्योंकि ये जो केमिकल एक्यूमुलेट हुआ है 30 सालों के यूज़ का, ये तो डायरेक्टली तालाब में उन लोग यूज़ कर रहे हैं जो डिश वॉशिंग सोप। बट अदर देन तालाब, घर में तो यूज़ हो रहा है डिटर्जेंट, क्लोथ वॉशिंग डिटर्जेंट यूज़ हो रहा है, घर में यूज़ हो रहा है शैम्पूज़, घर में यूज़ हो रहा है मेकअप के प्रोडक्ट्स, घर में यूज़ हो रहा है इतना सारा जो कॉस्मेटिक टॉयलेटरीज़ जो यूज़ हो रहा है, बाथरूम क्लीनिंग एजेंट यूज़ हो रहा है। ये सब जो मिल के क्या होता है, ये सब का भी असर डायरेक्टली पहले तालाब में नहीं जा रहा, वो धीरे धीरे जाएगा। पहले वो जा रहा है उनके अंडरग्राउंड वाटर में, और वो अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो घर के आंगन के का ज़मीन है वो ज़मीन के नीचे गया है। फिर वो आंगन से तालाब तक जाने में वो थोड़ा सा 1-2 मिनट का जो चल के रास्ता है, 5 मिनट का चल के जाने का रास्ता है, वही रास्ता चल के जाने का पानी का भी है, सॉइल का भी है। तो धीरे धीरे वो अंडरग्राउंड वाटर का पोल्यूशन जब धीरे धीरे इतना अक्यूमुलेट हो गया है कि ओवर टाइम वो फ़्लो हो के, जब भी बारिश आ रही है तब वो धीरे धीरे फ़्लो हो के अभी तालाब में वो जाने ही वाला है। वो नेचुरल फ़्लो है अंडरग्राउंड वाटर टेबल्स का, अंडरग्राउंड सॉइल का, जो हम कुछ कर ही नहीं सकते ह्यूमन, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में इतना है कि आपने अगर ट्रीज़ लगाया, स्ट्रॉन्ग ट्रीज़ लगाए, तो स्ट्रॉन्ग ट्रीज़ थोड़ा फ़्लो ऑफ ये वाटर को भी थोड़ा कम कर देगा। बट देन ट्रीज़ स्ट्रॉन्ग भी कब रहेंगे? ट्रीज़ एंड उसके रूट्स तभी स्ट्रॉन्ग रहेंगे जब ज़मीन और पानी अच्छा है। तो अगर आपके घर में ट्रीज़ भी आए और ट्रीज़ भी मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, इसका भी मतलब यही है कि आपका पानी ख़राब हो चुका है, और आपका पानी ख़राब है, सॉइल ख़राब है करके ट्रीज़ मर रहे हैं। तो जब आपके ट्रीज़ मरने लग रहे हैं, ट्रीज़ के फल ख़राब होने लग गए हैं, फूल ख़राब होने लग गए हैं, पॉन्ड्स में मछली ख़राब होने लग गई है या मरने लग गई है, ये सब इंडिकेटर्स हैं कि आपका वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन हाई लेवल पे है। एंड ये एरिया में सिर्फ वाटर पोल्यूशन, ये सब होम यूज़ के केमिकल से नहीं आ रहा। वाटर पोल्यूशन आसपास अगर छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ भी हैं, वो फैक्ट्रीज़ भी हैं, वहाँ से भी आता है थोड़ा वाटर पोल्यूशन। फिर एयर पोल्यूशन भी आता है फैक्ट्री के काम से। फिर एयर पोल्यूशन इससे भी आता है कि हम इंडिया में बहुत ये आजकल यूज़ करने लग गए हैं, पर ये यूज़ बंद करना पड़ेगा। और जो बंगाल में मैंने ज़्यादा देखा है, ये फैमिली लाइफ जो मैं बता रही हूँ ये वेस्ट बंगाल की है, और यहाँ वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा फंगिसाइड्स यूज़ होता है। तो फंगिसाइड यूज़ से क्या होता है, वो लोग फंगल इन्फेक्शन नहीं चाहते पौधों में, पर एक नेचुरल वे होता है फंगल कंट्रोल करने का, जो आप दूसरे पौधों के एंटी फंगल इफ़ेक्ट को यूज़ करके भी आप फंगस कंट्रोल कर सकते हो आपके पौधों में। पर इंस्टेड ऑफ यूजिंग नेचुरल मेथड्स, हम एक ऐसे इतने रैपिड ग्रोइंग सोसाइटी के तरफ चले गए कि हमको जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए, और जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए तो लोगों को ये भी हो जाता है कि जब अगर आपने 10 पौधे उगाए, 10 में से अगर एक पौधा आपका मर गया फंगल इन्फेक्शन से, तो लोगों को लगता है कि ये अरे बाप रे ये क्या हो गया, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बीमारी नहीं चाहिए। ये वाला हैबिट हम सब ह्यूमंस का है, 40-50-100 सालों से ये हैबिट चल रहा है कि हमको बीमारी का कष्ट नहीं सहना, हमको लॉस का कष्ट नहीं सहना। तो अगर हमने 10 पौधे उगाए, वो 10 में से एक अगर मर गया तो हमको दुख हो जाता है, और वो दुख से हम वो पौधे का नुकसान नहीं चाहते, हमको 10 के 10 पौधा ही चाहिए, और वो 10 के 10 पौधों को सेल करके उसका प्रॉफिट चाहिए। तो ये चाहिए करके हमने दवाई क्रिएट की है, जो दवाई वो पौधों के फंगस को मार डालेगा।
पर फंगिसाइड्स का प्रॉब्लम ये है, एंड इवन इंसेक्टिसाइड्स, कभी कभी इंसेक्ट्स आके आपके पौधे खा लेते हैं। पर ये दोनों चीज़ें जो स्प्रे सबसे ज़्यादा होती है, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड एंड फंगिसाइड, कि आपका कोई छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आके ना खाएं आपके पौधे, या छोटे छोटे फंगस ग्रो ना हो आपके पौधे में और आपका पौधा मर ना जाए। ये सब के लिए लोग केमिकल तो यूज़ कर रहे हैं, पर इससे हार्म ये है कि जो सबसे पहले केमिकल यूज़ कर रहा है, सबसे ज़्यादा हेल्थ हार्म उसके बॉडी में ही आ रहा है, क्योंकि वो इनहेल कर रहा है वो केमिकल, वो टच कर रहा है वो केमिकल को, वो पौधे को टच कर रहा है देखने के लिए पौधा ठीक से उगा है कि नहीं। जो फार्मर और गार्डनर है, कोई खाने के पौधे उगा रहा है, कोई फूलों को उगा रहा है पूजा करने के लिए, कोई फलों को उगा रहा है खाने और पूजा के लिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये पोल्यूट हो जा रही है, क्योंकि आप जितना स्प्रे करोगे उतना ज़्यादा पोल्यूटेड है आपका पौधा या ट्री, और जितना ज़्यादा पोल्यूटेड है आपका पौधा और ट्री, उतना ज़्यादा आप जब टच कर रहे हो फल फूलों को ले उगाने के बाद कलेक्ट करने के लिए, तब आपके हाथ में आ रहा है। अगर आपके हाथ में ना भी आया, आपने ग्लव पहन के भी कर दिया, आपने जितना आपने स्प्रे किया है ट्रीज़ में और प्लांट्स में, आपके घर के सामने कितनी भी ग्रीनरी हो, वो ग्रीनरी अभी एक्चुअली आपको जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ये सब इनहेल करके केमिकल्स को, सेम वे वो ट्रीज़ को भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रहा है, ट्रीज़ को ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रहा है, ट्रीज़ को भी आपको जैसे कैंसर आ सकता है ये सबको लॉन्ग टर्म ब्रीद करके इनहेल करके यूज़ करने में, वैसे ही ट्रीज़ को भी कैंसर जैसी चीज़ें आ रही हैं जो ट्रीज़ के लैंग्वेज का कैंसर है। मतलब सेम थिंग कि जैसे बॉडी में कैंसर में कुछ कुछ छाले आ जाते हैं, लीजन्स आ जाते हैं, सेल डेथ हो जाता है, सेल डैमेज हो जाता है, वैसे ट्रीज़ का भी सेल डेथ सेल डैमेज आने लग जाता है, लीव्स में छाले आ जाते हैं, बार्क्स का क्वालिटी ख़राब हो जाता है, फ्रूट्स का शेप एंड साइज़ ख़राब हो जाता है, न्यूट्रिशनल कंटेंट ख़राब हो जाता है, वेजिटेबल का न्यूट्रिशनल कंटेंट ख़राब हो गया होगा, वेजिटेबल का कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो गया होगा कि अब अगर उसमें केमिकल लेस्ड वेजिटेबल है, वही केमिकल लेस्ड वेजिटेबल आप खाओगे तो वो केमिकल जो डैमेज वो वेजिटेबल में किया है, अब वो केमिकल आपके बॉडी में भी डैमेज कर रहा होगा, और वो केमिकल पौधों को डैमेज नहीं करेगा ऐसा हो ही नहीं सकता। जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को डैमेज कर सकता है, वो अभी कीड़े मकोड़ों के लेवल में वो केमिकल पौधों को भी डैमेज कर रहा है। और जो कीड़े मकोड़े तो आपने स्प्रे मारा उड़ के चले गए, या अगर वो दूर चले गए तो कीड़े मकोड़ों को कुछ नहीं होगा, या छोटे छोटे एनिमल्स हैं जैसे उंदीर आके अगर काट के चली गई कुछ, या छोटे छोटे और एनिमल्स जो खा के चले जाते हैं आपके फल फूल, वो लोग अगर खा के चले गए, तो जब वो खा के जा रहे हैं तब उनका ये है कि वो थोड़ा सा दूर तो भाग सकते हैं, अगर इनफ अर्थ का एरिया है जहाँ पे वो लोग स्क्विरल्स ये सब दूर जा सकते हैं पेड़ पौधों से। पर जो हम ह्यूमंस हैं, हम तो वो पेड़ पौधों से ही खाना लेना चाहते हैं, तो हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम हमारा कितना नुकसान कर रहे हैं। और हम कौन से नुकसान को बचाना चाहते थे, एक पेड़ मर जाए या एक छोटा सा पौधा मर गया या एक दो फ्रूट्स को बचाने के लिए, या अगर आप 100 किलो का आपका यूजुअली खेती बाड़ी होती है, वो 100 किलो में से 1 किलो आपका ख़राब होना हो जाए, उस 1 किलो को बचाने के लिए आप कितना नुकसान कर रहे हैं आपको नहीं समझ में आ रहा। 1 किलो को बचाने के लिए आपने एक्चुअली आपके पूरे जो बाकी 99 किलो हैं वो सारे पौधों को ख़राब कर दिया है। और सिर्फ आपने सारे पौधों को नहीं ख़राब किया वो 1 किलो को बचाने के लिए, वो 1 किलो को बचाने के लिए हमने हमारी हेल्थ भी ख़राब कर दी। जो फार्मर और गार्डनर फार्मिंग गार्डनिंग कर रहा है, जो फार्मर गार्डनर फार्मिंग गार्डनिंग नहीं भी कर रहा है, जो पिक कर रहा है इसको, उसका भी हेल्थ ख़राब हो रहा है, जो सेल कर रहा है उसको, उसका भी हेल्थ ख़राब हो रहा है। जो मैं अभी घर में आके ये फल फूल को धो के फिर यूज़ करूँगी, मेरा भी हेल्थ ख़राब हो रहा है, क्योंकि जब मैं धो रही हूँ पानी से, भिगा रही हूँ पानी में, तब तो मेरे हाथों में भी ये सब केमिकल्स आ रहा है। और मैं कितना भी ग्लव्स यूज़ कर रही हूँ, अगर मैंने सिर्फ सपोज़ ग्लव यूज़ करके, सब फार्मर से लेके घर तक सब ने ग्लव्स यूज़ किया, इसलिए आपके हाथ में नहीं आया कांटेक्ट वो केमिकल का, पर वो केमिकल आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर धोने के बाद भी अंदर रहता ही है।
आप उसको कितना भी सोक कर लो, कितना भी कुछ कर लो, अगर आपने सोक कर लिया उसको काटने के बाद, कोई लोग ये करते हैं कि हम हमारे सब्ज़ी को सोक कर लेंगे थोड़ी देर, फिर हम सब खाना बनाएंगे। पर आपने अगर सोक कर दिया तो अगर ये केमिकल वाटर सोल्यूबल था तो वो वाटर सोल्यूबल केमिकल पानी के वाटर सोल्यूबिलिटी में मिक्स तो हो जाएगा। पर अगर आपका वाटर सोल्यूबल केमिकल वॉश आउट हो रहा है, तब वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स भी वॉश आउट हो रहा है उस वक्त साइमल्टेनियसली, इसलिए आपका भी खाने का न्यूट्रिशनल कंटेंट आपका कम हो जाएगा। आप जितना उसको साफ़ करोगे केमिकल्स को निकालने के लिए, जो जो चीज़ें आप यूज़ करोगे उसको साफ़ करने के लिए, ऑयल सोल्यूबल केमिकल है तो ऑयल के साथ साथ ऑयल सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स भी निकल जाएगा, अगर आपने ऑयल वाला कोई मेथड यूज़ किया उसको साफ़ करने के लिए। क्योंकि ऐसे करके एसेंशियली हमको न्यूट्रिशनल कंटेंट अभी नहीं मिल रहा। पहले अगर मैं एक बोल ऑफ सब्ज़ी में मुझे जितना न्यूट्रिशनल कंटेंट मिलना चाहिए था, वही एक बोल सब्ज़ी अगर मैं उसको बार बार धो के बार बार वेजिटेबल वॉश करके, उसका भी सेकंड असर आएगा। वेजिटेबल वॉशेस का भी एक हेल्थ असर है जो लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि वो केमिकल है। एनी केमिकल यू ऐड आपके बॉडी में, उसका स्लो डिग्री में एक एडिशनल केमिकल की वजह से, जैसे पॉन्ड भी ख़राब हो गया धीरे धीरे 30 इयर्स ऑफ केमिकल यूज़, सेम वे हमारा बॉडी भी जितना केमिकल्स हम यूज़ करते हैं हमारे बॉडी में, बॉडी के ऊपर, बॉडी के खाने के अंदर जितने केमिकल्स थे वो सब का ऊपर के बॉडी के ऊपर स्किन में जो केमिकल्स यूज़ किया उसका भी असर आता है। हमने जो खाया, खाने में जो केमिकल्स गया उसका भी इंटरनली असर आता है, और जो एक्सटर्नल स्किन में यूज़ किया है वो एक्सटर्नल हम यूज़ करके वो एब्जॉर्ब हो ही जाता है इनवेरिएबली हमारे स्किन में, तो उसका एक्सटर्नल एंड इंटरनल असर आता है। तो ऐसे करके हमारा शरीर अभी बहुत सारे केमिकल्स की वजह से ख़राब होने लग गया है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग अभी ऑर्गन डैमेज, ऑर्गन फेलियर, कैंसर, स्किन के प्रॉब्लम्स, हेयर फॉल के प्रॉब्लम्स, स्कैल्प के प्रॉब्लम्स, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ये सब का रूट कॉज यही है। सबसे पहले अर्थ पोल्यूशन पैरामीटर्स, जो हमारे अर्थ को डायरेक्टली भी पोल्यूट कर रहा है और इनडायरेक्टली हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लांट्स जो हम खाते हैं उसको भी पोल्यूट कर रहा है। इसीलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम धीरे धीरे जो जो चीज़ें हम पहले ही सोचते थे कि अच्छी चीज़ है यूज़ करने की, क्योंकि हमको जल्दी जल्दी चाहिए था कुछ असर, वही चीज़ें अभी धीरे धीरे हमको कम करनी है यूज़ करना। क्योंकि अब, और एक्चुअली रिसर्च भी अभी दिखा चुका है कि मिट्टी क्यों हेल्दी है आपके चीज़ों को क्लीन करने के लिए, पर तब वही मिट्टी हेल्दी है जो क्लीन मिट्टी है। अगर मिट्टी आपकी पोल्यूट हो गई, वो पोल्यूटेड मिट्टी से आपने बर्तन धोए तो सेम चीज़, बट क्लीन मिट्टी से आपने अगर, और इसीलिए लोग आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग, होम गार्डनिंग ये क्यों करने लगे हैं, ताकि आप आपके खुद का मिट्टी, बायो कंपोस्ट, ये सब भी लोग करने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि आप आपके खुद का मिट्टी बना सकते हो, आप जो खा रहे हो। और इसमें भी अभी बायो कंपोस्ट का भी मैं अभी एक बताती हूँ प्रॉब्लम। तो पहले तो ये कि हम अगर पुराने जो 30 साल पहले, 40 साल पहले मेरी दादी, बुआ, उन लोग सब करते थे, जो नेचुरल मेथड्स यूज़ करते थे विलेज में, वो बेस्ट वे था विलेजेस को साफ़ रखने का। तो अगर कोई विलेज अभी भी वैसे एंशिएंट मेथड्स को यूज़ करता है, वो लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए। वो विलेज में उनको लाना नहीं चाहिए ये सब मॉडर्न प्रोडक्ट्स, जो लोगों को लगता है ना कि हम अभाव में ये सब कर रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे लोगों को ये मेंटल हैंगअप है कि जो लोग मिट्टी यूज़ करते हैं वो अभाव में है, इसलिए मिट्टी यूज़ कर रहे हैं। पर अभी मॉडर्न रिसर्च एल्गे बेस्ड बायो एंजाइम्स वाले क्लेंजिंग एजेंट्स भी निकल चुके हैं अमेरिका में। क्यों निकले हैं? उनको आइडिया कहाँ से आया? उनको आइडिया ये सब तालाबों से ही आया है, नेचुरल सिस्टम से ही उनको गाइडेंसेस एंड आइडिया आया कि अगर एल्गे ऐसे ऐसे सरफेक्टेंट वाला उनका असर है, तो वही सेम एल्गे प्रोटीन्स एंड एल्गे के एंजाइम्स आप यूज़ कर सकते हो एक नेचुरल बायो एंजाइम प्रोडक्ट बनाने में। सेम थिंग अभी धीरे धीरे बायो एंजाइम वाले, और ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस हैं जो दिखाते हैं कैसे आप पुराने छिलकों से, ऐसे लेमन पील से
या फूल से या पत्तों से, ये सबको आप कलेक्ट करके ये सारे छिलकों को कलेक्ट करके आप उससे बायो एंजाइम बना सकते हो। पर इसमें एक कैवियट है, आप अगर यूज़ कर रहे हो एक लेमन पील, आपको बनाना है बायो एंजाइम लेमन पील से, वो लेमन हैज़ टू बी केमिकल फ्री। अगर आपने ऐसा लेमन यूज़ किया जो मार्केट में मिल रहा है, जिसको वेजिटेबल वॉश का धुलाई मिल चुका है, या वो जिस पानी में वो लेमन ग्रो हुआ है वो पानी ही ख़राब थी, तो इसकी वजह से मैंने ऐसे देखा है जो एरियाज़ ऑफ इंडिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर पोल्यूशन था, कुछ साल पहले मैं घूम रही थी जब इंडिया में, मैंने ये सब खाने के सब चीज़ों का बहुत ऑब्ज़र्व किया है कि लेमन सबसे ज़्यादा मुझे हेल्थ के लिए, एक लेमन इज़ अ गुड क्लेंजिंग एजेंट, कपड़े धोने के लिए भी, बायो एंजाइम बना के धोने के लिए भी, स्किन के पिंपल विम्पल प्रॉब्लम्स को निकालने के लिए भी लेमन बहुत अच्छा एजेंट है। बट अगर स्किन में मैंने टॉक्सिक लेमन लगा दिया, जो लेमन पोल्यूटेड वाटर में ग्रो हुआ है, तो इमीडिएटली मेरा स्किन बहुत सेंसिटिव है करके मुझे इमीडिएटली स्किन प्रॉब्लम्स आ रहे थे, अगर वो टॉक्सिक लेमन है। और अगर वो सड़ा हुआ लेमन है जिसमें उन्होंने फंगिसाइड बहुत डाल के, केमिकल बहुत डाल के बेचने तक, तो वो लेमन को ठीक ठाक दिखने में लग रहा है वो लेमन, पर जब मैं घर में ला रही हूँ, घर में 1-2 दिन वो लेमन को रख रही हूँ, इमीडिएटली वो ख़राब हो रहा है, सड़ रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक्चुअली गुड न्यूट्रिशनल कंटेंट है ही नहीं। और उसके अंदर फंगिसाइड्स का भी एक असर ये है, जैसे बैक्टीरिया का हो गया है कि लॉन्ग टर्म बैक्टीरिया वाले मारने वाले दवाई यूज़ करके हमको एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस आ गया है, विच मीन्स कि कोई जगहों में ऐसे बैक्टीरिया ग्रो होने लग गए हैं जो मरते नहीं हैं पुराने एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल चीज़ों को यूज़ करके। तो वो जगह जहाँ बैक्टीरिया एंटीबैक्टीरियल स्टफ़ यूज़ करके मर नहीं रहे हैं, वहाँ पे ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आ गया है। वैसे ही ड्रग रेजिस्टेंट फंगस भी होते हैं। और फंगस का दूसरा चीज़ ये है कि फंगस कोई टेम्परेचर सेंसिटिव फंगस होता है। तो जब वो फंगस, अभी आपने लेमन जब पिक किया है, लेमन पिक करके बेचने से वाला जो फार्मर से बेचने के प्रोसेस तक 1-2 हफ्ते लग सकते हैं। जब 1-2 हफ्ते वो लग गए, या 1-2 महीने भी लग सकते हैं कोई एरियाज़ में, तो जब वो 1-2 महीने में क्या हो रहा है, उसके अंदर अगर फंगिसाइड डाल के आपने ऊपर के फंगस को तो मार दिया, पर अंदर के फंगल स्पोर्स को अगर नहीं मारा है, और वो मारना भी नहीं चाहिए एक्चुअली, अगर वो मरा नहीं है अंगल के, क्यों नहीं मारना चाहिए वो नेक्स्ट थोड़ी देर में मैं बताती हूँ। पर अगर वो फंगस का, अभी ऊपर का फंगस मर गया है, पर जो फंगस के बच्चे होते हैं, अंडे होते हैं, एग्स के जैसे होते हैं फंगस के बच्चे, तो वो एग्स जैसे माइक्रोस्कोपिक लेवल में होते हैं कि एग का जैसा प्रोटेक्टिव एक शेल होता है, वैसे फंगल के स्पोर्स का भी एक प्रोटेक्टिव शेल होता है। वो शेल उसको प्रोटेक्ट करेगा मरने से, वो स्पोर को। पर वो दवाई इसलिए, एंटी फंगल दवाई का भी इसीलिए कभी कभी लोगों को 2-3 कोर्स लेना होता है। 3 हफ्ते का आपने कोर्स लिया, फिर 3-4 हफ्ते 1-2 महीने का गैप लिया, फिर वापस आपको 2-3 हफ्ते का कोर्स लेना होता है एंटी फंगल दवाई का, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि अगर फंगल स्पोर्स आपके बॉडी में छुपे हुए हैं, वो बीच में जब आपने गैप दिया 1-2 महीने का, वो गैप में वो बढ़ जाएगा अभी, और वो बढ़ के फिर उसके लिए वापस आपको दवाई खानी पड़ेगी। तो सेम थिंग फंगल स्पोर्स जो अभी आपके लेमन में है जो मरे नहीं हैं, अब 4 हफ्ते लगे वो फंगस को, आप वो लेमन को, हाँ, आपके पौधे से आपके घर तक आने, पर उसका फंगस तो मर गया है, पर फंगस के अंडे नहीं मरे हैं, तो वो स्पोर्स नहीं मरे हैं। तो वो जो स्पोर्स हैं, वो स्पोर्स अभी जब आपके घर में हैं तब वो बढ़ेगा, क्योंकि घर में आपने अगर टमाटर को बाहर रख दिया, अभी आप 1 घंटे में खाना बनाने वाले हैं, तो आपने फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया, तो बाहर का अगर गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर एकदम ऑप्टिमम कंडीशन है, तो वो फंगल स्पोर से अभी फंगस निकलेगा। और आपको आँखों से फंगल स्पोर ये सब दिखता नहीं है आँखों से, जब फंगस होता है तब दिखता है, या फंगस ग्रो होके बहुत दिनों से, अगर वो 1 महीने का लेमन नहीं है, 2-3 महीने पुराना पिकटअप लेमन है, तो उसमें शायद आपको थोड़ा थोड़ा पैचेस भी दिखने लग जाएंगे कि ये ख़राब हो रहा है धीरे धीरे। पर मोस्ट ऑफ द टाइम फंगस हमको दिखेगा नहीं आँखों से। स्मेल भी, अगर आपके नाक के सेंसेस ख़राब है तो आपको स्मेल भी नहीं आएगा, किसी किसी को ही आता है फंगस का स्मेल समझ में,
पर अगर आपको फंगस का स्मेल समझ में आ रहा है तो आपको वो लेमन नहीं यूज़ करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए बायो एंजाइम्स या क्लेंजिंग एजेंट के लिए भी। पर इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ भी करें अच्छा नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से हमको अगर करना है कुछ, तो नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से हम तभी कर सकते हैं जब हमारा प्रोडक्ट कंप्लीटली केमिकल फ्री होगा। और फंगस का क्या हो गया अभी, उसका जो अलग दूसरा असर है, एक तो हो गया कि लेटेंट फंगल ग्रोथ हो सकता है। लेटेंट मतलब 1-2 महीने बाद का ग्रोथ हो सकता है। वो 1-2 महीने बाद जो ग्रोथ हो रहा है, अगर आपने सपोज़ ये फंगस वाला लेमन खा लिया, तब क्या होगा, आपके पेट में जाके कुछ कुछ तो फंगल स्पोर आपके पेट से भी अब्जॉर्ब आपके बॉडी में होगा, कुछ कुछ आपके बॉडी से निकल जाएगा पूप होके। पर जो पूप होके नहीं निकला है, तो ये फंगस वाला फंगल स्पोर वाला लेमन आपने खाया होगा 1 महीने पहले, और आपके बॉडी में मगर वो स्पोर पहले अंडे जैसा रहेगा, तो 2-3 महीने आपको समझ में भी फंगल का इन्फेक्शन का कोरिलेशन इसलिए करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि कहाँ से आया है। अगर आपने माइंडफुली नहीं ऑब्जर्व किया अपना लाइफ, आपको नहीं समझ में आएगा कि आपका फंगल इन्फेक्शन का सोर्स कहाँ है। ठीक है, और 2-3 महीने बाद आएगा उसका कभी कभी आपके बॉडी में उसका असर, इमीडिएटली नहीं भी आ सकता है उसका असर। तो वो होता है फंगस का एक असर। एंड देन अगर आपने यही लेमन को अगर आपने पौधे में बढ़ने दिया होता, और आपके 10 पौधों में से 100 किलो के लेमन आपको मिलने वाले आपके बहुत सारे पौधों से, और वो 100 किलो के लेमन में से 5 किलो का लेमन अभी सड़ने वाला है गर्मी के मौसम में, उसको अगर आपने फंगिसाइड नहीं डाला तो वो सड़ जाएगा फंगस के इन्फेक्शन की वजह से। पर अगर वो सड़ जाता है फंगस के इन्फेक्शन की वजह से, और आपको दिख गया कि वो सड़ गया है, आप तो उसको बेचोगे नहीं ना। और उसका फ़ायदा ये है, जो चीज़ बहुत जल्दी सड़ गई है या दिख रहा है हमको सड़ गई है, वो चीज़ ना खाना ही हमारे सेहत के लिए अच्छा है। तो जब हमको दिख जाता है कि फंगस वाला पेड़ है, फंगस वाला पौधा है, इसका हमको फल फूल सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए, दिख जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे, उसको यूज़ नहीं करेंगे। और यूज़ नहीं करके फिर उसका क्या असर आएगा कि यही फंगस वाला टमाटर, फंगस वाला लेमन, फंगस वाला पत्ता, फंगस वाला सब्ज़ी आपने अगर नहीं खाया, देख ही लिया कि ये सड़ गया है तो इसलिए फेंक दिया, फिर जाके आप उसको वो ज़मीन में चला जाएगा अभी। और जब वो ज़मीन में चला जाता है, ज़मीन के जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, गुड इंसेक्ट्स और वर्म्स होते हैं, उनका काम है ये फंगस को खा के इसके बारे में रिसर्च करना। ये उनका रिसर्च वाला नेचुरल बायोकेमिकल रिसर्च चल रहा होता है अर्थ के अंदर, जो हमको नहीं पता होता क्योंकि हम तो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज़म नहीं है। पर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का काम है ये सब चीज़ों को खाना, खा के देखना कि इसमें हो क्या रहा है, फिर ज़मीन में फिर वो न्यूट्रिशन क्रिएट कर सकता है ताकि बाकी जो 10 पौधे हैं वो न मरे। पर ये न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन ज़मीन को जाएगी ही नहीं अगर आपने आपके फंगस वाले पौधों को इतना स्प्रे मार दिया कि बाहर से तो दिख रहा है कि कोई फंगस नहीं है, पर अंदर उसके है फंगस, और बाहर से वो अच्छा दिख रहा है करके आपने उसको बेच भी दिया और हमने उसको ख़रीद भी लिया, पर उसके अंदर जो फंगस है वो हमने खा लिया। और ये हर चीज़ के बारे में, नट्स, फ्रूट्स, प्लांट्स, कोई भी चीज़ जिसमें फंगस है उसका यही प्रिंसिपल है। आपने ज़मीन को इन्फॉर्मेशन नहीं दी जो ज़मीन को चाहिए, ज़मीन को फर्टिलाइज़ होने के लिए और फ्यूचर इन्फेक्शन को रोकने का इन्फॉर्मेशन अभी ज़मीन के पास नहीं है। ज़मीन के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और इंसेक्ट्स और छोटे छोटे एनिमल्स, क्योंकि क्या है, एक इकोलॉजिकल सिस्टम जो अर्थ में भगवान ने बनाया है, ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े बड़े ह्यूमन बीइंग्स तक का, उसका प्रिंसिपल ये है कि जो हेल्दी एंड हेल्थ बेनिफिशियल ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनका काम होता है कि जो हेल्थ बेनिफिशियल ऑर्गेनिज़म्स नहीं हैं उनको कंट्रोल में कैसे रखें, चेक में कैसे रखें। ये हम ह्यूमंस मैक्रो स्केल में भी एक्चुअली करते हैं कि अगर सोसाइटी में आपने देखा आपके फैमिली में कोई है जो बहुत चोरी करने के क्लेप्टोमेनिया है उसको शायद,
और आपको पता है क्लेप्टोमेनिया डिज़ीज़ के बारे में, तो आप उसको मॉनिटर करोगे। आपको पता होगा कि ये अगर क्लेप्टोमेनिया है, इसके सामने हमें शाइनी ज्वेलरी नहीं रखनी चाहिए कि वो उठा के लेके चला जाएगा। या अगर आपको पता है कोई बहुत नॉटी बच्चा है आपके फैमिली में, आप ओवर टाइम जो भी नॉटी बच्चे के पेरेंट्स हैं उनको ओवर टाइम एक डिसिप्लिनरी सिस्टम आपके नॉटी बच्चों के ऊपर रखनी पड़ेगी, राइट, ताकि वो उतना नॉटीनेस न करे। ये जो चेक में रख रहे हैं हम ह्यूमंस को, और सोसाइटी में ये तो घर के अंदर वाली जो नॉटी बच्चे हैं या कोई छोटी छोटी चोरी कर रहे हैं उसके बारे में हम माइंडफुल हो रहे हैं, पर जो सोसाइटी के बाहर है उसको चेक में कौन रख रहा है? पुलिस एंड जस्टिस सिस्टम रख रही है कि जो जाके किसी को मर्डर कर रहा है तो मर्डर का हम सिस्टम रखे हैं कि मर्डर शायद ताकि सब लोग ना करे सबको। तो मर्डर के बारे में जब लोगों के अंदर डर रहेगा कि मैं मर्डर कर रहा हूँ और उसका एक मुझे कॉन्सिक्वेंस मिलने वाला है, तब जाके लोग चेक में रखते हैं अपने आप को। कोई कोई लोग, क्योंकि कोई कोई लोग के अंदर वो मॉरल्स नहीं होती, सबके सब हर इंसान एक नहीं होता, उनके अंदर है वो सड़ा हुआ एक बिलीफ सिस्टम कि वो लोग को रिग्रेट नहीं है मर्डर करके। तो उनको चेक इसलिए पुलिस एंड गवर्नमेंट एंड जस्टिस सिस्टम को ही रखना पड़ता है कि जिसके अंदर मॉरली कोई रिग्रेट नहीं है। ये लोग सोशियोपैथिक होते हैं, एंटी सोशल पर्सनैलिटी होते हैं, रिमोर्सलेस लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई फीलिंग ही नहीं है, एम्पैथी ही नहीं है। अगर आपने किसी को मार डाला, किसी ने अगर किसी को गलती से मार डाला, कोई कोई लोग होता है उन लोगों को इतनी गिल्ट आएगी कि वो 10 साल तक उसके लिए ट्रॉमेटाइज्ड रह सकते हैं। और कोई कोई लोग होते हैं 2 सेकंड में उनको ट्रॉमा ही नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग, उनका पर्सनालिटी ऐसे, दे आर द सड़े हुए ह्यूमंस ऑफ सोसाइटी। लोगों को ऐसे बोलना गलत लग रहा है पर ये ट्रुथ है। और वो वाले लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो मेंटली स्टेबल है, मेंटली हेल्दी है, वो लोग ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो मॉरली हेल्दी हैं, मॉरली फिट हैं, वो लोग ही आइडेंटिफाई करेंगे ना कि कौन मॉरली फिट नहीं है, कौन मॉरली हेल्दी नहीं है। और वो आइडेंटिफाई करके फिर वो लोग को ही सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। इन लोगों को मैनेज कैसे करें हम, इन लोगों को, क्योंकि आपको चाहिए क्या कि अगर एक भी, अगर कोई गिल्ट फ्री मर्डरर अगर निकला, आपने अगर टेड बंडी का स्टोरी या चार्ल्स शोभराज का स्टोरी कभी पढ़ा होगा या देखा होगा टीवी में, वो लोग एक के बाद एक मर्डर क्यों करते गए? वो लोग एक के बाद एक मर्डर इसलिए कर पाए क्योंकि किसी ने उनको चेक नहीं किया, किसी ने उनको ठीक से स्टॉप नहीं किया, कोई उनके लेवल का जो सड़ा हुआ दिमाग है वो समझ नहीं पाया, इसलिए वो इजीली उनको इतने सारे लोगों को मार चुके। एंड देन फाइनली जब बहुत किसी ने समझा कि क्या शातिर लोग हैं और ऐसे सीरियल मर्डर कर चुके हैं, तो तब जाके सिस्टम्स आया उनको चेक में रखने का, राइट, इन्फॉर्मेशन आई कि कैसे इसको चेक में रखना है। तो ये फंगस प्रॉब्लम का भी यही प्रॉब्लम है कि अगर आपको अपने सही लोगों को, उसको चेक में रखने के लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया कैसे ये फंगस को चेक में रखना है, और आपने गलत तरीके से तो उसको चेक में रखा, क्योंकि ये टेड बंडी के मर्डर्स का गलत तरीके का चेक क्या हुआ होगा कि टेड बंडी और उसके जो फैमिलीज़ हैं, ऐसे सीरियल किलर्स का भी होता है, सीरियल रेपिस्ट का भी ये होता है कि जो लोग सीरियली ऐसे किल कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, कोई रिमोर्स ही नहीं है, मज़े उड़ा रहे हैं। किसी किसी का क्या होता है, उनकी फैमिली बहुत रिच होती है, तो वैसे ही रिच होती है फैमिली कि वो लोग दबा देते हैं उनके क्राइम्स को, तो वो तो गलत चेक हो गया ना, क्योंकि उनकी क्राइम्स दब गई तो उनका, इसका मतलब ये तो नहीं कि उनका क्राइम चलना बंद नहीं हुआ। सेम वे फंगस के ऊपर हमने अगर फंगिसाइड डाल दिया है फंगस वाले लेमन के ऊपर, तो वो फंगिसाइड ने ऊपर से चेक कर दिया, देखने के लिए वो ऐसे लग रहा है कि उसमें कुछ नहीं है, पर अंदर से मगर वो सड़ा ही है। और वो सड़ा हुआ अंदर का जो स्पोर्स है, और फिर सेकंड पार्ट है इसका फंगल रेसिस्टेंट भी। किसी ने किसी को बहुत चेक लगा, कोई कोई जो टेड बंडी जैसे मर्डरर्स हैं उनको उनके मदर्स फादर्स बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट थे, तो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि उनके अंदर इतना रेज आ गया वो स्ट्रिक्टनेस की वजह से, उनके अंदर बैलेंस्ड इमोशंस को बैलेंस करने का राइट तरीका उन्होंने सीखा नहीं पेरेंट्स से, सोसाइटी से। तो ना ही पेरेंट्स से सीखा, क्योंकि आप पेरेंट्स से नहीं सीखे तो सोसाइटी से भी सीख सकते हो, पर कोई कोई लोग पेरेंट्स सोसाइटी दोनों से नहीं सीख पाते, और तब जाके वो लोग ऐसे मर्डरर्स बनते हैं या सीरियल किलर्स बनते हैं या सीरियल क्राइम्स करते हैं, क्योंकि उनके चीज़ें ढक रही है गलत तरीके से।
और वो अपने आप को अपने आप को चेक नहीं कर पा रहे। तो ये इन्फॉर्मेशन जो ये लोग ऐसे सब कर रहे हैं, इनके लिए भी भगवान में लोगों को बनाया है, जो कृष्णा जैसे लोग बन के आते हैं अर्थ में, ऐसे लोगों को चेक करने के लिए। कृष्णा ऐसे ऐसे बार बार नहीं आते। कृष्णा तभी आते हैं अर्थ में लोगों को चेक करने के लिए, जब ऐसे लोग आ चुके हैं जो भगवान देख पा रहा है कि कितना ज़्यादा उन लोग गड़बड़ कर रहे हैं, पर इंसान देख नहीं पा रहा या संभाल नहीं पा रहा उनको। तो ये तो ऊपर क्या चीज़ हो गया, क्योंकि ये ऊपर से भगवान देख रहा है हमको, पर अंदर से ज़मीन से भी अर्थ देखती भी है हमको। और अंदर से अर्थ हमको कैसे देखती है, हमको हेल्दी कैसे रखती है। अर्थ हमको हेल्दी रखती है बाय हैविंग ऐसे ऑर्गेनिजम्स अर्थ के नीचे जो लोग का काम है राइट न्यूट्रिशन वाले पौधों को बढ़ाना। और अगर आप ऐसे सड़े सड़े खाना भी खाओगे ना, कोई लोग मर्डरर्स एंड रेपिस्ट एंड मेंटल इलनेस वाले लोग इसलिए भी बनते हैं क्योंकि वो लोग ने गलत खाना भी बहुत ज़्यादा खाया है, और उन लोग गलत ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से उनको ऐसे सेल डैमेज हो चुका है कि उनके ब्रेन के सेल्स ही इतने ख़राब है कि जो एम्पैथी लाने के लिए लोगों के मोस्टली लेफ़्ट ब्रेन राइट ब्रेन एक्टिविटीज़ मर्ज रहनी चाहिए, या स्पीक करनी चाहिए लेफ़्ट ब्रेन राइट ब्रेन एक्टिविटीज़। तो जिस इंसान के लेफ़्ट ब्रेन राइट ब्रेन ना ठीक से काम नहीं करी, जिनके सेल डेथ हो चुके हैं, जिनके जो रिमॉर्स गिल्ट शेम, और लोग बहुत रिमॉर्स गिल्ट शेम के भी लिए आजकल बहुत थेरेपी चलती है, जो करेक्ट है कि अगर आप 10 साल तक रिमॉर्स में रह रहे हैं, 10-20 साल तक गिल्ट में रह रहे हैं, वो एक बीमारी है। पर सम लेवल ऑफ रिमॉर्स गिल्ट आपको होना चाहिए किसी और को हर्ट करने का। मैं अगर रास्ते में चल के जा रही हूँ, जाते जाते अगर कोई बाइसिकल आके मुझे सडनली हिट करके गया और मेरा हाथ टूट गया, पैर टूट गया, क्योंकि वो मेरे पैर के ऊपर से सपोज़ बाइसिकल चला के चला गया, तो उसको रिमॉर्स होना चाहिए ना कि वो मेरे ऊपर बाइसिकल लगा के चला गया। वो रुका ना हो वो अलग बात है, पर अगर वो रुका नहीं तो उसके अंदर थोड़ा कम रिमॉर्स है, उसको अंदर डर ज़्यादा है। पर अगर वो इंसान रुका, मतलब उसके अंदर रिमॉर्स है, देखा कि इसके हाथ में लगा कि पैर में लगा कि नहीं, बाइसाइकिल हो, कार हो, बाइक हो, कुछ भी आपके ऊपर कोई चला के चला जाए, और आपके अंदर अगर रिमॉर्स है तो आप रुकेंगे। आपके अंदर अगर शर्म है तो आप रुकेंगे, माफ़ी मांगेंगे। आपने अगर हल्के से मारा है या ज़ोर से मारा है, आप उसको लेके डॉक्टर के पास जाएंगे अगर आप सही इंसान हो। पर अगर आप सही इंसान नहीं हो और अगर आप डर के मारे ज़्यादा जीते हो, आप क्या करोगे, भाग जाओगे वहाँ से। आप उसका अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे, और आपने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, फिर भी अगर आपका वो सिर्फ एक बार की गलती है, भगवान उसको भी माफ़ कर दे। पर अगर आपने अकाउंटेबिलिटी ऐसे आप 10-10 लोगों को मार के चले गए, तो भगवान आपको माफ़ करेगा क्या उसके लिए? नहीं ना। और अगर 10-10 लोगों को ऐसे मार के आप चले भी गए, उसके बाद आपने उनको कॉम्पनसेशन नहीं दिया, वो भी एक प्रॉब्लम। उसके बाद आपको गिल्ट नहीं आई, वो भी एक प्रॉब्लम। उसके बाद अगर आपने, और आप ऐसे बैठ के रिमॉर्स नहीं करना चाहिए, गिल्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे वाली थेरेपी देख के आप अगर आपके रिमॉर्स और गिल्ट वाला पार्ट ऑफ योर ब्रेन को ही बंद शट डाउन कर दिया, इमोशंस को ही शट डाउन कर दिया, तो आप एंटी सोशल पर्सनैलिटी बन जाओगे। सो इसलिए राइट इन्फॉर्मेशन, राइट वे ऑफ थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है बैलेंस ह्यूमन रहने के लिए। क्योंकि आपको गिल्ट आना चाहिए, शर्म आना चाहिए कि पहले बार किसी को मैंने मारा और मैं भाग गया, भगवान माफ़ कर देंगे कि आप डर के मारे भाग गए। पर अगर दूसरे बार आपने मारा और तब आप नहीं रुके, उसको उठा के नहीं लेके गए डॉक्टर के पास, तो भगवान नहीं उतने जल्दी आपको माफ़ करेंगे। उसका असर आपको सोसाइटी ही इवेंचुअली नहीं माफ़ करेगी, या आपका खुद का प्रोजेनी ऐसा निकल आएगा। क्योंकि अगर कोई इंसान 10 बार गलती करके नहीं सीखा, उसके बच्चे अभी कैसे होंगे, उसके जैसे ही होंगे ना 50%। और उसकी वाइफ भी अगर वैसे ही है कि जो वो भी नहीं सीखी कुछ, तो दोनों के जीन्स अगर वो बच्चे में चले गए, तो वो तो एंटी सोशल पर्सनैलिटी, डेलिब्रेट वाला जीन्स वाला एंटी सोशल पर्सनैलिटी निकलेगा। क्योंकि दोनों पेरेंट्स के अंदर एक्टिवेट हो चुका है ये जीन्स। इसको बोलते हैं डीएनए एक्टिवेशन। आपके अंदर रिमॉर्स का भी डीएनए है, नहीं रिमॉर्स रहने का भी डीएनए है, और वो दोनों डीएनए बैलेंस में रहना चाहिए। कि रिमॉर्स तभी नहीं होना चाहिए कि जब आपने कुछ ज़्यादा गलती नहीं की है, तो तब आपकी रिमॉर्स नहीं होनी चाहिए, या गलती की ही नहीं है तो तब आपको कैसा रिमॉर्स। तो इसलिए लैक ऑफ रिमॉर्स वाला जीन ज़रूरी है। पर अगर आपने गलती करके उसको छुपा के जो रिमॉर्स वाला जीन निकाल दिया,
वो है प्रॉब्लम। रिमॉर्स मतलब अब आपके हिंदी में रिमॉर्स को क्या बोलते हैं, आपके अंदर ये होनी चाहिए ना, करुणा होनी चाहिए किसी के लिए कि हमने किसी के ऊपर नुकसान किया। आपके अंदर दया होनी चाहिए कि, और शर्म आनी चाहिए कि मैंने किया। तो शर्म ज़रूरी है, इसलिए जो लोग थेरेपी कर रहे हैं शर्म के, उनको ये भी समझना है कि हर इंसान में जो 10-10 20-20 साल तक सेक्सुअल शर्म के बारे में, बहुत सारे लोगों को सेक्सुअलिटी रिलेटेड शर्म है, पर सेक्सुअलिटी रिलेटेड शर्म भी ज़रूरी है सही चीज़ का। अगर आपने किसी और इंसान को डिसरिस्पेक्ट किया है सेक्सुअली, आपको शर्म होनी चाहिए कि आपने डिसरिस्पेक्ट किया, असॉल्ट किया। इतने सारे जो अभी अर्थ में मेन हैं जिन लोग पॉर्न देख देख के गलत गलत आइडियाज़ बना चुके हैं, ये भी दिमाग की बीमारी है एक्चुअली, जो ढक रहे हैं आप अभी क्योंकि वो कॉमन हो चुका है। सेम थिंग विद केमिकल यूज़, सेम थिंग विद मेंटल हेल्थ के इम्पैक्ट वाले चीज़ों का यूज़, जो हमको फिज़िकली इम्पैक्ट करता है, जो केमिकल चीज़ें हमको फिज़िकली इम्पैक्ट करती है, माइक्रोबियल फंगल चीज़ें भी हमको फिज़िकली इम्पैक्ट करती हैं। एंड जो आप देखते हो, कंज्यूम करते हो पॉर्न में, मीडिया में, वो आपको मेंटली एंड इमोशनली इम्पैक्ट कर रही हैं। तो अगर हमने मेंटली एंड इमोशनल इम्पैक्ट करने वाली चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दिया, ज़्यादा उनको नॉर्मलाइज़ कर दिया, तो हमने नॉर्मलाइज़ कर दिया मतलब हम नॉर्मल इंसान बनने वाले हैं क्या? नहीं, हम तो एबनॉर्मल इंसान ही रहेंगे, और हमारे अंदर वो एबनॉर्मलिटी ज़्यादा दिखे ना दिखे, हमारे नेक्स्ट जनरेशन में वो दिखेगी फिर। और ऐसे करके आपका चाइल्ड शायद उतना भी ना ख़राब हो, पर आपका ग्रैंड चाइल्ड फिर सबसे ज़्यादा टॉक्सिक बन सकता है, आपको पता नहीं। इसलिए आप जितना अच्छा रहोगे उतना अच्छा आपका सन, उतना अच्छा आपका ग्रैंडसन होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि सिर्फ आपके इन्फ्लुएंस से आपके बच्चे नहीं हैं, आपके बच्चे आपके इन्फ्लुएंस, आपकी बीवी के इन्फ्लुएंस, आपके परिवार के इन्फ्लुएंस, आपके सोसाइटी एंड कल्चर के इन्फ्लुएंस, आपके उनके फ्रेंड्स के सर्कल के इन्फ्लुएंस, ये सब मिला के वो बच्चे को बनाता है। पर जितना पार्ट आपका कर्म है, आपका कर्म है उनको सबसे सही सीख देना, पर जितना ख़राब सीख आपने दी है वो भी आएगा वो बच्चे पे। प्लस अगर आपकी बीवी ने भी ख़राब सीख दी है वो भी आएगा बच्चे पे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स और दूसरे फैमिली ने ख़राब सीख दी है वो भी आएगा, उसके फ्रेंड्स ने ख़राब सीख दी वो भी आएगा। तो जो सबसे ज़्यादा क्रूएल एंड सबसे ज़्यादा कंस जैसा कोई इंसान अगर पैदा हो रहा है, वो इसलिए पैदा हो रहा है कि सबने उसको थोड़ी थोड़ी ख़राब सीख दे दी, और उसने सबसे ख़राब वाली चीज़ ही पिकअप की करके वो कंस बन गया। तो तब, और वो जब ऐसे बन गया तब तो उसको और बन के वो थम नहीं रहा है, क्योंकि उनको थमाने वाले भी बहुत सारे लोग आएंगे, पर वो थम नहीं रहा है। अपनी पीड़ा नहीं देखा अपने डैड का और उसको प्रिजन में डाल दिया, अपने सिस्टर का पीड़ा नहीं देखा उसको प्रिजन में डाल दिया, सिस्टर के बच्चों को मार डाला, और ऐसे ही वो फैमिली में वो इतना क्रूएल्टी कर रहा है, तो आउटसाइड फैमिली तो और भी ज़्यादा क्रूएल्टी कर रहा होगा, राइट। तो ऐसे ही होते हैं इंसान जो फैमिली में अगर अच्छा नहीं कर सका तो वो फैमिली के बाहर अच्छा कैसे करेगा। बहुत कम लोग होते हैं जो फैमिली में अच्छा नहीं करके फैमिली के बाहर अच्छा कर सके, और उसमें भी कम्प्लीटली अच्छा वो बाहर भी नहीं कर पाएंगे। एकदम सही रास्ते पे चलने के लिए आपको हर जगह सही होना पड़ता है, हर जगह भगवान के रास्ते में चलना पड़ता है। और सही गलत मतलब ये कि अभी तो लोग हम नॉर्मलाइज़ कर चुके हैं कि ये विम बार यूज़ करना, सोप यूज़ करना, शैम्पू यूज़ करना, ये लोग डिसरिस्पेक्ट मानते हैं अगर आपने ये सब यूज़ नहीं किया। पर डिसरिस्पेक्ट इनको यूज़ करना नहीं है, यूज़ करना ही डिसरिस्पेक्ट है हर ह्यूमैनिटी का। पर 40-50 सालों से ह्यूमैनिटी ने जब ये सोप्स, टॉयलेटरीज़ यूज़ करना चालू किया है, तब से लोगों को लगने लग गया है कि ये डिसरिस्पेक्ट है अगर हमने हमारा हाइजीन नहीं मेंटेन किया, जो इन अ वे ट्रू है। बट हाइजीन आपको सोप से मेंटेन करना है, किसने आपको सिखाया? ये तो आपने सीखा 40 साल पहले। 40 साल पहले जिसने सोप बनाया उसने सिखाया आपको। पर सोप जब नहीं था तब बहुत सारे और अर्थ के चीज़ें थी जिससे आप आपके हाइजीन को मेंटेन कर सकते थे। जहाँ मिडिल ईस्ट वाले सब जगह में जहाँ डेज़र्ट है, डेज़र्ट लाइक एरियाज़ में सोप वोप मिलना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था पहले।
तो तब वहाँ पे वो लोग कैसे अपने, और हाइजीन के प्लांट्स भी मिलना डिफ़िकल्ट था, क्योंकि वहाँ पे पहले प्लांट्स इस एक्सट्रैक्ट से हमको कुछ ना कुछ मिलता था, कि जैसे वो लेमन से नेचुरल बायो एंजाइम बनाने का जो अभी वापस से प्रचारण आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एक ओल्ड मेथड था लेमन से कुछ निकालने का। उसी को फास्ट करने के लिए, उसी से प्रॉफिट करने के लिए जो लोग हड़बड़ी में इंसान हैं, उन्होंने डिसाइड किया ये सब केमिकल चीज़ें बनाने की, जो और हायर एंड हायर टॉक्सिक चीज़ें बनाने की। पर यही है प्रॉब्लम, है एक्सेलेंस ना, राइट वे में अपने एक्सेलेंस को नहीं एग्जीक्यूट किया तो वो रॉन्गफुल हार्म वाला चीज़ बन जाता है। कंस के पास चांस था अच्छा इंसान बनने का। कंस ने अगर अपने पापा को राज करने दिया रहा था, कंस सोचता कि मेरे पापा राज करे, पर उसका पापा राज कर रहा है तो उसको लग रहा है मेरे पास कंट्रोल नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो मुझे कंट्रोल चाहिए, इसलिए उसने उसके पापा का कंट्रोल ले लिया। पर उसने जब अपने डैड का कंट्रोल ले लिया किंगडम का, तब भी वो रुक सकता था कि अब मुझ में पावर आ गया है तो मैं अच्छे से रूल करूं, क्योंकि मेरे पापा ने अगर मुझे ऑप्रेस किया है, मुझे नहीं चाहिए कि वो ऑपरेशन दूसरों को हो। वो सीख सकता था, पर उसने वो नहीं सीखा, वो उसका ऑपरेशन कंटिन्यू किया। इसीलिए वो अपने सिस्टर पे और सिस्टर के हस्बैंड पे भी क्रूएल हो गया, क्योंकि हर जगह जहाँ वो सीख सकता था अच्छा कर्म सीखने की जगह उल्टा चीज़ वो सीखने लग गया। और यही होता है, जो ज़मीन अच्छी चीज़ें हमको सिखाना चाह रही है, पेड़ पौधों का भी एक अच्छी चीज़ सीख सकते हैं, गलत चीज़ सीख सकते हैं। और हम इंसान 40, 50, 100 सालों से गलत चीज़ करे आ रहे हैं, और गलत चीज़ करे आ रहे हैं करके इंसानों की बीमारी भी इसलिए बढ़ रही है। और वो बीमारी अभी इस लेवल तक बढ़ गई है कि अब आप दवाई देके भी उसको ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि दवाई भी एक केमिकल है। तो अगर केमिकल्स के वजह से, फंगस के वजह से, बैक्टीरिया की वजह से आप ऑलरेडी बीमार हो, और वो फंगस अगर ड्रग रेजिस्टेंट हो चुका है, बैक्टीरिया अगर ड्रग रेजिस्टेंट हो चुका है, प्लस उस आपके बॉडी में केमिकल पोल्यूशन भी चल रहा है, ये सब मिला के आपने अगर एक और केमिकल दवाई डाल दी, तो आप ज़्यादा मरने के ट्रेजेक्टरी में हो दैन बचने के, क्योंकि वो एक रिस्क वर्सेस बेनिफिट होता है। और जो ये सब दवाइयों का बेनिफिट वाला फेज़ था अर्थ का, वो दवाइयों के बेनिफिट वाला फेज़ ऑफ अर्थ चला गया है। अच्छी दवाई के लिए भी आपको सही पानी चाहिए, सही हवा चाहिए, सही अर्थ चाहिए, क्योंकि दवाई बनाने के जो मिनरल्स हैं वो अर्थ से आएगा या पेड़ पौधों के कुछ सिस्टम से आएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे सिंपल फार्मास्यूटिकल दवाई में कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत सारे दवाइयों में कैल्शियम के सोर्सेज होते हैं, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सब जो सिंपल फार्मास्यूटिकल दवाइयों में भी होते हैं, वो कैल्शियम मैग्नीशियम आता है अर्थ से। अगर आपका अर्थ पोल्यूटेड है तो आपका दवाई पोल्यूटेड है। कैल्शियम के सोर्स आते हैं एनिमल्स एंड सी फूड के बोन्स से। अगर सी फूड पोल्यूटेड है, एनिमल्स एंड बोन्स पोल्यूटेड है, या आजकल फूड कलरिंग के लिए उन लोग इंसेक्ट्स के से फूड कलरिंग लेना चाहते हैं, पर या प्रोटीन लेना चाहते हैं इंसेक्ट्स से। कहाँ से आपको इंसेक्ट एंड फूड कलरिंग, या इंसेक्ट वाला फूड कलरिंग हो या इंसेक्ट वाला प्रोटीन हो, अगर वो इंसेक्ट के लिए आपने सारी दुनिया में सिर्फ पेस्टिसाइड स्प्रे करके रखा हुआ है, आपको पेस्टिसाइड वाला इंसेक्ट ही मिलने वाला है, और वही पेस्टिसाइड वाला इंसेक्ट आपने आपके प्रोडक्ट में यूज़ किया है, तो आपका प्रोडक्ट भी अभी पेस्टिसाइड से भरा हुआ है। सेम वे आपने कैल्शियम अगर ऐसे ज़मीन से एक्सट्रैक्ट किया है, या ऐसे एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया है जो एनिमल ही पोल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में खा रहा पी रहा सो रहा है, तो वो एनिमल के अंदर तो कैल्शियम के साथ साथ पेस्टिसाइड्स एंड दूसरे केमिकल्स वो एनिमल के अंदर भी होगा। तो इसलिए फिर आपके खाने के प्रोडक्ट में, पानी के प्रोडक्ट में आजकल जो अर्थ में आपने पोल्यूशन किया है, वही आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में भी आजकल मिल रहा है। इसलिए फार्मास्यूटिकल हो, न्यूट्रास्यूटिकल हो, नेचुरल हर्बल रेमेडीज़, अगर आपको तुलसी वाला ऑयल चाहिए, टी ट्री ऑयल चाहिए, यूकेलिप्टस ऑयल चाहिए, पेपरमेंट ऑयल चाहिए। मैंने सबसे ज़्यादा अभी यूकेलिप्टस ऑयल में ये ऑब्ज़र्व किया है कि यूकेलिप्टस ऑयल जो
कहाँ से आ रहा है, इट इज़ कमिंग राजस्थान वाले एरियाज़ से जहाँ पे यूकेलिप्टस ग्रो होता है। तो उसमें से मैं राजस्थान इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने राजस्थान में यूकेलिप्टस ऑब्ज़र्व किया है। और दूसरे कहाँ से आता है, मुझे वो वाली जगह में गई नहीं हूँ अभी तक। तो जब मैं राजस्थान गई, राजस्थान में मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जो जो होटल्स के पास वाले यूकेलिप्टस प्लांट्स हैं उसमें से ऑलरेडी एक नेस्टी स्मेल आ रहा था, लाइक एज ए पेड़ पौधे और ये मेरा सिक्स्थ सेंस बोल रहा है, एक ऐसे पिस जैसा स्मेल आ रहा था कि पेड़ पौधे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं कि ये जगह पोल्यूट हो रहा है। तो वो पेड़ पौधा, और थोड़े दूर जहाँ कोई होटल्स नहीं है, सिर्फ रास्ता है और कुछ नहीं है, वो रास्ते के जो यूकेलिप्टस है वहाँ से बहुत सही सुगंध आ रहा था, प्योर यूकेलिप्टस का सुगंध आ रहा था। अब जो लोग अभी ये यूकेलिप्टस को कलेक्ट करके इससे यूकेलिप्टस ऑयल बना रहे हैं, वो लोग ने अगर ऐसे ही पिस्ड ऑफ केमिकल लेस्ड, केमिकल पोल्यूटेड प्लांट्स को यूज़ किया है यूकेलिप्टस ऑयल बनाने का, तो मैंने बॉम्बे में पहले, राजस्थान जाने के पहले 4-5 साल पहले बॉम्बे में यूकेलिप्टस ऑयल जब यूज़ किया था, वो यूकेलिप्टस ऑयल में मुझे ऐसे यूकेलिप्टस का हार्डली कुछ स्मेल आ रहा था और उसमें बहुत पिस्ड ऑफ स्मेल आ रहा था और मुझे समझ में नहीं आया ये इतना गंदा स्मेल क्यों आ रहा है। पर जब मैं एक्चुअली गई राजस्थान, अब मुझे वो 2 अलग अलग पेड़ दिखे, जो एक पेड़ में वैसा ही स्मेल आ रहा है जैसा ये यूकेलिप्टस ऑयल के बॉटल से स्मेल आ रहा था, और दूसरे पेड़ में ऐसा स्मेल आ रहा है जैसा 10 साल 20 साल पहले जो मैंने यूकेलिप्टस ऑयल कुछ ख़रीदा था उसमें जैसा स्मेल आया था वैसा स्मेल आ रहा है। सेम वे ऐसे ही कोई भी प्लांट एक्सट्रैक्ट आप अभी यूज़ करोगे, नेचुरोपैथी के लिए यूज़ करो, अरोमा थेरेपी के लिए यूज़ करो, मसाज थेरेपी के लिए यूज़ करो, हर चीज़ में अगर आपने केमिकल वाला एरिया क्रिएट किया है, केमिकल पोल्यूशन वाले एरिया में ये प्लांट्स अभी ग्रो हो रहे हैं, वो सेम ट्री जो आपको 10 साल पहले अच्छा सुगंधित गुड क्वालिटी का कुछ ऑयल एक्सट्रैक्ट दे रहा होता, वही सेम ट्री अभी नहीं देगा। और ये तो ऑयल का आपने देख लिया, सेम थिंग विथ फूड, सेम थिंग विथ फ्लावर, सेम थिंग विथ फ्रूट, सेम थिंग विथ वेजिटेबल्स। तो इसलिए अर्थ पोल्यूशन नहीं गया तो हम सब बीमारी की तरफ ही जा रहे हैं, और ऐसी बीमारी जिसको दवाई भी, प्लांट्स भी कुछ भी नहीं चेक कर सकती, इवन एनर्जी हीलिंग भी नहीं चेक कर पाएगी, क्योंकि एनर्जी हीलिंग के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी हीलिंग के लिए क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्लीन फूड चाहिए। और अगर क्लीन अर्थ ही नहीं है तो क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्लीन फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको कहाँ से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। तो इसीलिए सबसे पहले हमको वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन, अर्थ पोल्यूशन कम करना है। और उसका एक पार्ट तो है कि इंडस्ट्रियल जोन के वजह से आपको पोल्यूशन आता है, पर जहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं है वहाँ पे पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से आ रहा है। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो गवर्नमेंट करती हैं पेड़ पौधों को पेस्ट से फ्री रखने के लिए, पर अभी पेस्ट एंड फंगस को फ्री रखने के लिए पेड़ पौधों में डाल देते हैं गवर्नमेंट्स, पर ये भी करना हमको बंद करना पड़ेगा। हमको या तो नेचुरल कुछ मेथड यूज़ करना पड़ेगा जिससे पेस्ट ना आए पेड़ पौधे पे, या अगर पेड़ पौधे पे पेस्ट आ भी जाए वो पेड़ पौधों को मरने भी देना पड़ेगा, ताकि ज़मीन के पास वो इन्फॉर्मेशन जाए, ताकि ज़मीन हमको बाद में जो नेक्स्ट लेवल ऑफ पेड़ पौधे ग्रो हो वो हेल्दियर पेड़ पौधे ग्रो हो। इसलिए भी कोई इंसानों का, कोई पेड़ पौधों का, कोई एनिमल्स, प्लांट्स का मरना भी ज़रूरी है, ताकि लोगों को समझ में तो आए कि मरण क्यों हो रहा है। एंड फाइनली अर्थ पोल्यूशन अगर नहीं गया मेजॉरिटी ऑफ द अर्थ से, तो पैंडेमिक में जैसे पार्टली पैंडेमिक का रीज़न वाज अर्थ पोल्यूशन, तो पैंडेमिक में जैसे बहुत सारे लोग मरे हैं, नेक्स्ट अभी फंगस का प्रॉब्लम बहुत अर्थ में है, और फंगस के इन्फेक्शन की वजह से भी बहुत सारे लोग मर रहे हैं। पर ये है कि ये डेटा ना, और स्पेशली कौन से एरियाज़ में मर रहे हैं, हॉट कंट्रीज़, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में फंगल इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारे लोग मर रहे हैं। पर ये डेटा, क्योंकि हॉट ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में रिसर्च वर्क, आप गर्मी में रहते हो ना, तो ठंडे दिमाग से आप रिसर्च नहीं कर सकते, तो ये यहाँ के लोग ठंडे दिमाग से काम कर नहीं रहे हैं, और हम हमारी गर्मी को बढ़ा कैसे रहे हैं, बार बार केमिकल ऐड करके हमारे कंट्री के समर टाइम में हर
हर कंट्री में ग्लोबली ज़्यादा केमिकल यूज़ हो रहा है करके हीट भी लेवल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो जितना हीट इंक्रीज़ उतना कम आप शांत दिमाग से काम करोगे। जितना केमिकल इंक्रीज़ उतना ही आपके ब्रेन का डैमेज होगा कि जो शांति से काम करने वाले लोग हैं वो लोग भी शांति से अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम एसीज़ यूज़ करने लग जाते हैं। पर एसीज़ यूज़ करने से भी एसीज़ का भी तो इफ़ेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग पे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक चक्रव्यूह में पड़े हुए हैं अर्थ पोल्यूशन के। अर्थ पोल्यूशन के वजह से ही हम काम नहीं कर पा रहे। वो काम अर्थ पोल्यूशन को का वजह भी हम ही हैं, हम ही ने अर्थ को पोल्यूट किया है और समझ नहीं पा रहे कि क्या करने से अर्थ पोल्यूशन नहीं होगा, है ना। हम अगर सही दिशा में जाएं, सही काम करें, ऐसा काम करें जिससे हम नेचुरल चीज़ें यूज़ करें हमारे क्लीनिंग एक्टिविटीज़ के लिए, ईटिंग एक्टिविटीज़ के लिए, हम बीमार ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। हम बीमार नहीं ज़्यादा पड़ेंगे तो हमारा दिमाग शांत रहेगा। हमारा दिमाग शांत रहेगा तो हम अच्छे से सोसाइटी को बिल्ड कर सकते हैं। जब हमारा दिमाग शांत नहीं, हम ठीक नहीं, हमारा हेल्थ ठीक नहीं, अच्छा सोसाइटी भी नहीं आएगा। और वो अच्छे सोसाइटी में जब हम बीमार खुद हैं, देख नहीं पाएंगे कि जो मेंटली बीमार है उनको हम नोटिस नहीं कर पाएंगे। और जो मेंटली बीमार है वो ये सब देख के और कोई जो एकदम एंटी सोशल पर्सनैलिटीज़ होते हैं वो लोग तो और ख़तरनाक होते हैं। वो लोग तो बीमारी सिर्फ नहीं, बीमारी के ऊपर उनका सिर्फ बीमारी होती तो एक अलग बात है। कोई जो होते हैं जो मेंटली इल होते हैं उनको आप थोड़ा मेंटल हेल्थ केयर में डाल दो, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड केयर में डाल दो, ठीक है। और जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी होते हैं उनका तो उससे भी डबल उनके ऊपर काम करना होता है, डबल ट्रिपल लोगों को काम करना होता है उनको सिर्फ चेक में रखने के लिए, क्योंकि वो इतना गड़बड़ करते हैं। उन लोग पूरे उनका काम ही होता है पूरी दुनिया को ध्वंस कर देना। ऐसा है उनका काम कि अगर आपको नॉर्मल इंसान जैसे, अगर मैंने ये एजुकेशनल वीडियो बनाई, 90% 99% ये वीडियो को सुन के क्या करेंगे कि हाँ मुझे थोड़ा साबुन यूज़ करना कम करना चाहिए, मुझे थोड़ा बॉडी स्प्रे यूज़ करना कम करना चाहिए, टॉयलेटरीज़ यूज़ करना कम करना चाहिए, नेचुरल मेथड्स कैसे ये सब कुछ चेंज करे, वो वाले शिफ्ट करने के चीज़ें ढूंढनी चाहिए। ये सब करेंगे नॉर्मल इंसान। पर जो एबनॉर्मल इंसान है, एक दो तरह के एबनॉर्मल इंसान होते हैं। एक एबनॉर्मल इंसान जो मेंटली इल है, जो समझ ही नहीं पाएंगे कि गलत रास्ता कौन सा है, सही रास्ता कौन सा है। ना ही वो भगवान से कनेक्ट करेंगे पूछने के लिए कि मैं नहीं समझ पा रहा ये सही रास्ता है कि ये गलत रास्ता है, क्योंकि जो मैंने 40 साल से किया है वो गलत कैसे हो सकता है। ऐसे वाले इंसान होते हैं। वो गलत इसलिए हो सकता है कि अगर वो सही कोई चीज़ें जो 40 सालों से सही हैं कभी एक दिन गलत हो सकती है। ऐसा भी कोई चीज़ें होती है। और कोई चीज़ें ऐसी होती है जो 40 सालों से आपको समझ में ही नहीं आया वो गलत है, तो आप कैसे समझोगे वो गलत है। जिसको समझ में आया वही आपको सिखाएगा कि ये गलत है। जो समझ ही नहीं पाया वो कैसे आपको सिखाएगा। और जो समझेंगे पहले वो सबसे ज़्यादा वही समझेंगे पहले जिनके ऊपर वो चीज़ का गलत असर सबसे पहले हुआ होगा, वही समझ के बता पाएगा कि ये गलत है। फिर आपको विश्वास करना नहीं करना, उस विश्वास नहीं करने के लिए भगवान आपको थोड़ी माफ़ी दे देगा। पर कितने देर माफ़ी देगा, तब तक ही माफ़ी देगा जब तक आपकी माफ़ी दे के आपने नहीं सुधारा। और आप अपने आप को ऑब्ज़र्व करके भी समझ सकते हैं कि जो किसी इंसान को 40 साल में बीमार किया है, कोई इंसान को 4 साल में भी बीमार कर देता है। तो वैसा 4 साल वाला बीमारी वाला पर्सन भी आपके सामने आ जाएगा। पर आपने उससे भी नहीं ऑब्ज़र्व किया, 40 साल की बीमारी वाले इंसान से नहीं ऑब्ज़र्व किया, तो आपके ऊपर ही उसका असर आएगा और आप या तो मर जाओगे या आपकी फैमिली में आपकी गलती की वजह से कोई ना कोई मर रहा होगा। तो ये है एक टाइप ऑफ एबनॉर्मेलिटी जो नहीं समझ पाते, ना ही भगवान से कनेक्ट करते हैं समझने के लिए कि सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है। ये फिर भी मैनेजेबल एबनॉर्मेलिटी है, इसको भगवान अलाउ कर देता है कुछ सालों तक। पर कौन सी एबनॉर्मेलिटी भगवान अलाउ कर दिया तो कम्स जैसे क्रूएल रूलर्स आ जाएंगे। वो एबनॉर्मेलिटीज़ का इमीडिएटली चेक करना होता है, वो कंडीशंस को इमीडिएटली स्टॉप करना होता है। और हमने अगर वो कंडीशंस को इमीडिएटली नहीं स्टॉप किया तो उसका असर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म हो जाता है, क्योंकि वो वाले जो इंसान होते हैं वो लोग सिर्फ ऐसा नहीं, वो लोग एक्चुअली समझते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, पर जानबूझ के वो लोग गलत पाथ को चूज़ करने वाले इंसान होते हैं
कि अगर आपने वो बच्चे, नॉटी बच्चे जो होते हैं, वो नॉटी बच्चे सुधर सकते हैं बड़े होके, पर कोई कोई नॉटी बच्चे सुधरते नहीं हैं। अगर किसी नॉटी बच्चे को बोला कि लड़का है, लड़के लोग थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि आप ये लड़कियों के चोटियों को मत खींचो, उनको लगता है, या उनके हाथ को हार्शली मत पकड़ो, या आपके सामने बेबी है, बेबी को जेंटली पकड़ो, या आपके सामने पेट है, पेट को हाथ अच्छे से सॉफ्टली लगाओ। जो नॉटी बच्चे नहीं होते वो ये सब करेंगे, मम्मी पापा ने जो सिखाया वो ठीक से सीखेंगे। पर जो दुष्ट बच्चे होते हैं और या विपरीत प्रकृति के बच्चे होते हैं, वो अगर आपने सिखाया ऐसा मत करो, पेरेंट्स के सामने वो बेबी को अच्छे से हैंडल करेंगे, पेरेंट्स के सामने वो पेट को अच्छे से हैंडल करेंगे, पर जैसे ही पेरेंट्स गायब हैं, कोई भी नहीं उनको देख रहा, वो लोग क्या करेंगे, जाके उसको क्रूअली कुछ मार के आ जाएंगे, ज़ोर से उसको दबा के, उसका गला दबा के चले जाएंगे। ऐसे हॉरिबल बच्चे होते हैं, मैंने देखा है। और मुझे वो देख के मतलब, वो पेरेंट्स अगर उनको नहीं चेक कर पाए, सोसाइटी उनको नहीं चेक कर पाए, तो वो बच्चों का फ्यूचर बहुत ख़तरनाक है। वो लोग फ्यूचर मर्डरर्स या एनिमल किलर्स या सोशियोपैथिक किलर्स या रेपिस्ट ऐसे वाले इंसान पैदा होने वाले हैं। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि हम माइंडफुली रहें ज़िंदगी, और हमारे लाइफ में अगर ऐसे इंसान हैं तो हमको उनको कैसे मैनेज करना है, उसका स्ट्रैटेजी, डबल ट्रिपल लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी चाहिए होगी वैसे बच्चों को संभालने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर कांस्टेंट वॉच रखना पड़ता है। आपको पता नहीं कब वो मर्डरर बन जाएगा। और ये पैरानोया नहीं है, ये फियर मॉन्गरिंग नहीं है, ये जस्ट नेचुरल ट्रेजेक्टरी है कोई इंसानों की। इट्स लाइक अगर एक ट्री मरने वाला है, आपने ऑब्जर्व किया ये ट्री मरने वाला है, कोई लोग होते हैं जिनके पास इंट्यूशन होता है, जो ट्री देख के बोल सकता है कि ये ट्री 4-5 साल में भी मर जाएगा, या जो एक एनिमल को देख के बोल सकता है, डॉक्टर ही बोलता है कभी कभी मेडिकल टेस्ट देख के, पर कभी कभी बिना मेडिकल टेस्ट देखे ही आप अगर किसी इंसान को या जानवर को देख के भी उतने लेवल का इंट्यूशन भगवान ने अभी ला दिया है, क्योंकि अर्थ में केमिकल टेस्ट करने के लिए भी अभी केमिकल्स चाहिए, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए भी केमिकल्स या वो सब सिस्टम्स चाहिए, जो सिस्टम्स अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो अर्थ पोल्यूशन उसकी वजह से भी बढ़ रहा है। तो इसलिए ऐसे इंसान भी आ चुके हैं अभी अर्थ में, जो आपको देख के बता सकते कि आपके अंदर डिजीज़ क्या है, और वो उसको प्रिवेंशन करना है। आपको उसको ट्रीटमेंट नहीं लेना, क्योंकि आपके अंदर अभी वो माइक्रो लेवल में है जो ट्रीटमेंट लेवल तक पहुंचा नहीं है, और आपको ट्रीटमेंट लेवल तक जाने की ज़रूरत नहीं है। वो माइक्रो लेवल में ही आपने अगर माइल्ड फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल फूड खा के आप ठीक हो सकते हो। अगर माइल्ड पेस्टिसाइड एक्सपोजर है, माइल्ड पेस्टिसाइड एक्सपोजर से आपको अगर ऑर्गन डैमेज थोड़ा सा चालू हुआ है, वो मेजर ऑर्गन डैमेज तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक डॉक्टर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि डॉक्टर क्या करता है, सपोज़ मेरा लिवर का डैमेज चल रहा है, और लिवर का डैमेज माइल्ड लेवल, माइक्रो लेवल का डैमेज, जो लोग इंट्यूटिव है वो इंट्यूशन से आपको बता सकते हैं कि आपका लिवर का डैमेज चल रहा है, और अगर माइल्ड लेवल का डैमेज चल रहा है। अगर मॉडरेट लेवल का डैमेज चल रहा है तो इंट्यूशन प्लस लैब रिपोर्ट मिलके आपको बता सकता है कि आपका मॉडरेट लेवल लिवर डैमेज चल रहा है। मेजर लेवल जब डैमेज चल रहा है तभी जाके, क्योंकि वो मेजर लिवर में स्प्रेड हो चुका है वो डिज़ीज़, तब जाके अगर आपने पैथोलॉजी का रिपोर्ट निकाला से आपका 80% लिवर ख़राब है, और आपने लिवर का जब हम सेक्शन लेने को जाएंगे, वो सेक्शन जब आप ले रहे हैं, आपके बॉडी से लिवर सैंपल लेना होगा, तब तो 80% में से अगर वो 80% एरिया से आपने सैंपल निकाला तभी जाके आपका डिज़ीज़ डिटेक्ट होगा। अगर सैम्पलिंग से आप डिटेक्ट करना चाहते हो डिज़ीज़, अगर आपने इंट्यूशन दूसरे सिम्टम्स से नहीं डिटेक्ट किया डिज़ीज़ और सिर्फ आप सैंपल से डिटेक्ट करना चाहते हो, तो भी आप सोचो जिसका लिवर 80% ख़राब है, 80% वाले पार्ट से अगर आपने निकाला सैंपल तभी आपका डिटेक्ट होगा। सपोज़ उस दिन जिसने सैंपल निकाला उसने उस एरिया से निकाला जहाँ सड़ा हुआ नहीं है आपका लिवर, तो आपका तो रिपोर्ट फिर भी क्लियर आएगा, इवन तो आपका 80% डैमेज हो चुका है। समझे आप क्यों लॉजिक कभी कभी फेल हो जाता है, क्यों लॉजिकल पैरामीटर्स चेक करने का पेशेंट का डिजीज़ भी कभी कभी क्यों फेल होता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये पेशेंट को लिवर डैमेज नहीं है, जिसको 80% डैमेज है उसका 80% से सैंपल निकाला तभी ही आपका डिटेक्ट होगा। पर सिर्फ आपने अगर सैंपल डिटेक्शन के बेसिस पे उसको डायग्नोज किया, आप गलत डॉक्टर हुए।
आपको सैंपल डिटेक्शन के साथ दूसरे जो एक्सटर्नल फिजिकल सिम्टम्स पेशेंट को आ रहा है उसको भी कंसिडर करना है, प्लस अगर पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट में थोड़ा थोड़ा लिवर एंजाइम हाई आने लग गया है उसको भी कंसिडर करना है। कभी कभी कोई और लिवर के इनडायरेक्ट इम्पैक्टेड एंजाइम्स होते हैं, वो लेवल्स भी हाई हो सकते हैं, बिकॉज वो लेवल्स लिवर की प्रक्रिया के थ्रू अनदर सिस्टम की प्रक्रिया को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो किसी किसी के बॉडी में अगर लिवर और कोई और सिस्टम का डैमेज चल रहा है तो वो सिस्टम पहले डैमेज दिखा सकता है, बिकॉज वो सिस्टम का डैमेज फ्रॉम लिवर एंड वो सिस्टम के डैमेज से चल रहा हो सकता है। तो तब उसके टेस्ट से भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं किसी का लिवर डैमेज। पर ये सब जैसे बॉडी का हेल्थ डिटेक्ट करने के लोग हैं, जल्दी डिटेक्ट करने के लोग हैं कि जब आप माइल्डर स्टेजेस में, आप 80% के स्टेज में पहुंच गए तो आपको तो या तो लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, या तो आपको आप मर जाओगे, या तो आपको दवाई खा के उसको मैनेज करना पड़ेगा। आप 50% लेवल में हो तब भी आपको वैसे ही कुछ करना पड़ेगा। पर जब आप 10% लेवल में हो ना, वो लिवर डैमेज अगर आपके एनवायरमेंटल कंडीशंस में कुछ गड़बड़ है, केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं आप जो आपका लिवर को डैमेज कर रहे हैं, वो केमिकल्स को आप यूज़ करना बंद कर दोगे तो धीरे धीरे आपका वो लिवर डैमेज 10% वाला रिवर्स भी हो सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अर्थ पोल्यूशन को रिड्यूस करें, चेंज करें, धीरे धीरे शिफ्ट करें और ये समझें कि हेल्थ अगर अच्छा क्यों रखना है। क्योंकि अगर आप बीमार इंसान, ऐसे 80% लिवर डैमेज वाला इंसान अपने ही शरीर को लेके बिजी रहेगा तो वो कभी ऑब्जर्व ही नहीं करेगा उसके बच्चे कैसे बड़े हो रहे हैं, और उसका बच्चा कुछ भी गंदे तरीके से जब अगर बड़ा हो जाएगा उसका बच्चा भी उसका ख्याल कभी नहीं रखेगा बुढ़ापे में फिर। तो जब कृष्णा बोलते हैं फल की चिंता मत करो, वो फल का ये है उसका मतलब डीपर मीनिंग कि वो फल आपको कब फल देगा आपको नहीं पता, इसलिए आपको आपका कर्म करना है। पर आप कर्म भी उतना ही कर सकते हो बेस्ड ऑन आपके पास जो नॉलेज है, अवेयरनेस है। पर अगर आपके पास सबसे मैक्सिमम अवेयरनेस था फिर भी जाके आपके पास एक बिगड़ा हुआ बच्चा पैदा हुआ, वो फल तो आपको चिंता करना ही चाहिए, क्योंकि जिसके पास सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस उसके पास सबसे ज़्यादा भगवान का रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे अच्छा करने का। तो आपने आपका कर्म ही नहीं किया है मतलब, इसलिए आपको कर्म के ऊपर फोकस करने के बोल रहे हैं। क्योंकि आपका कर्म, अगर आप रिच इंसान हो तो आपका कर्म अलग है, अगर आप पुअर इंसान हो आपका कर्म अलग है, अगर आप रिच इंसान विद बीमारी हो तो आपका कर्म अलग है, अगर आप पुअर इंसान विद बीमारी हो तो आपका कर्म अलग है। और आपका कर्म आपका पर्सनालिटी टाइप, आपका हेल्थ स्टेटस, आपका सोशल स्टेटस, आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब को मिला के आपका कर्म है। और आपने अगर आपका कर्म दूसरे इंसान को देख के कंपेयर करके किया, इसलिए बोलते हैं फल की चिंता मत करो। क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि मेरे पास कोई फार्मर्स, जैसे अभी 2 फार्मर्स है, दोनों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग की, एक फार्मर को मगर 100 किलो का फल आया, दूसरे को 50 किलो का फल आया। वो जो 50 किलो का फल आया उसको फल की चिंता करनी तो चाहिए इस वे में समझने के लिए कि उसने कर्म कौन सा गलत किया। क्योंकि उसने, दोनों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग का लेबल तो मिल गया, सर्टिफिकेशन तो मिल गया, पर सपोज़ अगर इसने प्यार से पौधों को पानी नहीं दिया, सही खाद नहीं दिया, अच्छे क्वालिटी का पानी नहीं दिया, और उसको समझ में ही नहीं आया कि उसके लैंड में वाटर पोल्यूशन चल रहा है, एयर पोल्यूशन चल रहा है, तो उसको तो कम आएगा ही फल। तो उसको तो उसका कर्म क्या है समझना, ये नहीं कि मैं कैसे 100 का 100 फल करूं, या ये नहीं कि इसको 100 आया मुझे 50 आया, भगवान अनफेयर है, ये सब कर्म नहीं है। इसलिए आप फल को ना फोकस करें, पर आप ये फोकस करें कि मैंने क्या गलत कर दिया जिसके वजह से ये गड़बड़ हो गया, या मैंने क्या चीज़ सही से नहीं सीखी जो मुझे अभी सही से सीखनी है, ताकि, और इमीडिएटली आपने, अगर बहुत सारी चीज़ें आपकी कंडीशंस में गलत थी तो वो बहुत सारी चीज़ें एक एक करके आपको फिक्स करनी है, तो भगवान भी आपको टाइम देगा। जिसको 100 फल मिल गए आज, ज़रूरी नहीं, अगर उसने भी, उसको सिर्फ अगर लक से मिल गया 100 फल, तो 10 साल बाद हो सकता है कि उसको अभी सिर्फ 10 किलो मिलने वाला है 100 किलो के जगह। अगर उसने नहीं समझा, या 100 किलो उसका चलता रहेगा पर उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी ख़राब हो चुकी होगी अगर उसने सही चीज़ें नहीं की है। तो आप सिर्फ 100 को देख के अगर बैठे रहेंगे तो आपका गड़बड़।
क्योंकि ये भी हो सकता है कि जिसको 50 किलो मिला है, अगर आपने सब कुछ सही किया था, तो ये भी हो सकता है कि आपके जो 50 किलो के फल हैं ये बहुत न्यूट्रिशियस है, तो आपने इसको बेचा, कोई इंसान ने आपका एक ही फल खाया, खा के उसको इतना तृप्त हो जाएगा, वो न्यूट्रिशन इतनी अच्छी मिल जाएगी, वो एक फल खा के ही वो तृप्त हो जाएगा, जबकि वो दूसरे इंसान का 3-4 फल उनको खाना पड़ेगा, तब जाके उसका पेट भरेगा, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, उसका मन तृप्त होगा। तो इसलिए आप कभी क्वांटिटी ना देखें, क्वालिटी, हमेशा क्वालिटी पे फोकस। जो आप प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसका क्वालिटी, जो आप खुद हैं खुद का क्वालिटी। ये होता है कर्म, खुद का कर्म और धर्म। ये कर्म और धर्म पे आप फोकस करोगे तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आपने 100 किलो का फल बनाया कि 1 किलो का फल बनाया, कि आपके बच्चों को अगर मेडल्स मिल रहे हैं, उसके बच्चों को मेडल्स मिल रहे हैं 10 वाले, और आपके बच्चों को सिर्फ 1 मेडल मिला। क्यों कंपैरिजन? आपके बच्चे को 1 मेडल स्कूल के पैरामीटर्स में मिला, बट लाइफ के, भगवान के पैरामीटर में शायद ज़्यादा मेडल मिल सकता है, आपको कैसे पता? इसलिए भी फल की चिंता ना करें। दूसरी फल की चिंता ना करे, उसका बेटा अभी 10 साल 20 साल मेडल जीत के शायद 40 इयर्स में उसका बेटा मर जाए, आपका बेटा 80 साल तक रहे, तो आपका बेटा आपके साथ सब ज़्यादा उम्र रहेगा, तो उसको अभी इसलिए पहले फल मिल रहा है ताकि जल्दी जल्दी वो फल लेके तृप्त रहे, खुश रहे। जब वो बेटा मर जाएगा तब तो वो भी दुखी रहेगा ना। तो आप इसलिए भी फल की चिंता मत करें कि आपको अभी दुख हो रहा है, पर 10 साल बाद आपको शायद ना दुख हो जब उसको दुख आने वाला है, राइट? सो इसलिए अपना कर्म, अपना धर्म करना चाहिए। और इसलिए भी जब आपको नुकसान हो रहा है कोई, एक तो होता है सीमिंग नुकसान भी हो सकता है, एक होता है फॉल्स नुकसान भी वो हो सकता है, क्योंकि अगर आपने न्यूट्रिशियस फल बनाए तो आपको 50 किलो के ही फल आने चाहिए, और अगर आपने ख़राब वे से फल बनाए हैं तो वो 50 किलो को अगर आपको 100 किलो करना है तो उसके स्टेप बाय स्टेप आपके मेजर्स आपको ठीक करने पड़ेंगे अपने फार्मिंग के प्रोसीजर्स में, अपने अंदर, कि आपने गुड एनर्जी रखा, तब वो गुड एनर्जी आपके फलों में भी जाता है। आपका गुड एनर्जी तब ही रहेगा जब आपका एयर, वाटर, फूड, आप अच्छा, घर का खाना सब कुछ अच्छा खाएं। इसके लिए भी अगर कोई फार्मर है, फार्मर ने अगर सही बीवी से शादी नहीं की तो उसका तो मेंटल हेल्थ स्टेटस भी ख़राब रह सकता है, उसके वजह से भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप सही बीवी चुनें। अगर आपने सिर्फ आपके ये पॉर्न देख के, ये सब गंदे मीडियाज़ देख के आपकी बीवी ऐसी चुन ली कि जो हॉट दिखे पर अंदर से अच्छी नहीं है, आपकी ख्याल नहीं रखने वाली बीवी है, क्योंकि हॉट दिखे सुंदर, 2 हॉट सुंदर लड़की भी आपके सामने आ सकती है, पर वो 2 हॉट सुंदर लड़की में से कौन आपका ख्याल अच्छा रखेगा, आपके ज़रूरत के हिसाब से लड़की है, वही लड़की आपको सपोर्ट कर सकती है आपके फार्मिंग में, एनर्जी देके, अच्छा खाना बना के, अच्छी चीज़ें करके आपकी लाइफ में। जो लड़की ये चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं ला रही, वो आपको कैसे हेल्प करेगी आपके फार्मिंग में, राइट? तो ये सब फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करती है एक फार्मर को। सेम वे यही सब फैक्टर्स हम हर इंसान को इन्फ्लुएंस करती है हमारे हेल्थ को ठीक रखने के लिए। आप अगर रिचेस्ट इंसान भी हो, वो रिचेस्ट इंसान में आपने आपको ध्यान रखने वाले कुक नहीं रखा, क्लीनर नहीं रखा, तो वो क्लीनर तो फटाफट सटासट काम करने में अगर बिजी है, उसको पे नहीं किया ठीक से, तो वो कैसा किसी को आप बहुत भी पे कर दो तो भी वो ख़राब क्लीनर हो सकता है, और किसी को कम पेमेंट कर दो तो भी वो अच्छा क्लीनर हो सकता है। अगेन, फल की चिंता नहीं करने वाला पर्सन है वो जो कम पेमेंट में भी अच्छा काम करता है। तो क्या ज़रूरी है? जो अच्छा काम करता है वो इंसान ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा काम करके, और कौन इंसान अच्छा काम करने वाला इंसान ढूंढ सकता है? जो खुद अच्छा काम करता है, जो खुद समझता है क्या क्या चीज़ें कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग अच्छी चीज़ है, तभी आप सही लोगों को हायर कर सकते हो। नहीं तो आप सही लोगों को भी हायर नहीं करोगे और आपकी टीम में गलत लोग होंगे, और आपके जैसे अगर आप कैलस हो कोई वे में, तो उसी वे के कैलस लोग या उससे भी ज़्यादा कैलस लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे पहले, जब तक आप नहीं समझोगे कि मैंने सही टीममेट ही नहीं चुना। ये जो फार्मर ऐसे बहुत लार्ज स्केल फार्मिंग कर रहा है, वो अगर सिर्फ अपने प्रॉफिट को देखने के लिए काम कर रहा है तो उसका फल तभी भी ख़राब आएगा। या तो न्यूट्रिशनली ख़राब आएगा, या तो क्वांटिटी में ख़राब आएगा, या तो ऐसे ही केमिकल पोल्यूशन वाले वेज से ख़राब आएगा। तो आप समझ रहे हो कि कितना लेवल्स होता है अर्थ पोल्यूशन को मेंटेन करने का, और हर इंसान के पास
हर इंसान अगर एक अर्थ पोल्यूशन वाला एक्टिविटी अपने दिमाग की दुष्टता को कम कर दे तो भी ठीक हो जाएगा। पेमेंट वाइज अगर सबको ठीक ठाक पेमेंट दे, उससे आप बहुत सारे फेयरनेस ला सकते हो, जिससे बहुत सारे कंडीशंस पोल्यूशन के कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर मैंने अच्छे से पे किया, अच्छे से सिखाया एम्प्लॉई को कि आप डाइल्यूट करो। मेरी एम्प्लॉई है, मेरे घर में जो बर्तन धोती है, उसको कितना भी मैं सिखा दूँ वो नहीं चेंज हो रही। तो मगर मुझे तो चाहिए कि अर्थ पोल्यूशन कम हो। वो डाइल्यूट नहीं कर रही सोप को, पर मैं उसको हर दिन डाइल्यूट करती हूँ, जब वो धीरे धीरे अभी मैं डाइल्यूट कर रही हूँ। अगर उसने पूरा बॉटल भर दिया है, अगर बॉटल में थोड़ा गैप है तो वो गैप को मैं भर के डाइल्यूट कर देती हूँ। क्योंकि उसको क्या है, उसको जल्दी जल्दी बर्तन करके जाना है, पर वो भी नहीं समझ पा रही कि ये जो ज़्यादा केमिकल यूज़ करके जब वो केमिकल्स को टच करके बर्तन धो रही है, उसके बॉडी में भी इसका असर आ रहा है, उसका हेल्थ का असर आ रहा है। और समर टाइम में सबको इस अर्थ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन का असर आ जाता है। एवरीवन हु वॉशेस डिशेस इन देयर ओन होम, खुद के लिए करे, किसी और के घर में जाके काम करे, किसी काम के लिए आप डिश वॉशिंग कर रहे हैं, हर इंसान का समर टाइम में, बिकॉज वाटर पोल्यूशन हाई है, वाटर लेवल समर में लो होता है अर्थ में। तो बिकॉज वाटर का लेवल लो होता है अर्थ में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल इन द वाटर हाई होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल हाई होता है करके पोल्यूटेड वाटर हमारे अंडरग्राउंड वाटर से या हमारे नदियों से भी जो हमारे घर में आ रहा है, डैम से भी जो हमारे घर में आ रहा है, उसमें केमिकल कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है। उसमें अगर केमिकल कॉन्सेंट्रेशन हाई है ऑलरेडी, प्लस अगर आप एडिशनल केमिकल डाल के धो रहे हो बर्तनों को या आपकी क्लोथ्स को भी, सेम प्रिंसिपल, क्लोथ्स में भी ज़्यादा केमिकल जा रहा है, बर्तनों में भी ज़्यादा केमिकल जा रहा है, इसलिए समर टाइम में बीमारी भी ज़्यादा होती है। समर टाइम में बहुत सारी वाटर पोल्यूशन रिलेटेड फैक्टर्स से बीमारी होती है, जो लोगों को अभी तक अवेकन नहीं हुए हैं लोग। बट अगर आपने समर टाइम में आपका अर्थ पोल्यूशन एक्टिविटीज़ रिड्यूस कर दिया, आपने धीरे धीरे नेचुरल केमिकल्स यूज़ करना चालू किया। नेचुरल केमिकल्स मतलब क्या, एक तो फर्स्ट नेचुरल स्टेप कि अगर आपके पास बहुत सारा विम आपने जमा करके रखा है, उसको डाइल्यूट कर करके यूज़ कीजिए। दूसरी चीज़ मैं क्या करती हूँ, मैं विम नहीं यूज़ करते अपने घर में जब मैं काम करती हूँ। ये मेरे पापा के घर की बाई है, मेरे घर में बहुत सारे महीनों से कोई बाई नहीं थी तब, और मैं ज़्यादा खाना भी कम बनाती हूँ, बहुत मिनिमलिस्टिक खाना बनाती हूँ, तो मेरे बर्तन भी ज़्यादा नहीं होते धोने के लिए। तो जो मेरे बर्तन होते हैं धोने के लिए 2-4 बर्तन, वो 2-4 बर्तन मैंने मिट्टी से भी धोए हैं बहुत बार। और अगर मिट्टी नहीं धो रही, मिट्टी अगर मेरा ख़राब था बीच में, तो तब मैं मिट्टी से नहीं धो रही थी, लेमन से धो रही थी, ओट मील स्क्रब से धो रही थी, कोकोनट के कोपरा से धो रही थी। उतना इनफ है मेरे को मिनिमल खाना बनाने को धोने के लिए। और कभी कभी बहुत चिकट है तो विम बार यूज़ कर रही थी, तो इतना ही काफ़ी है। तो आपने अगर इतना सारा सिंपल तरीके से आपका, अगर आपको नहीं चाहिए कि आपके हाथ से केमिकल्स एब्जॉर्ब हो के आप बीमार पड़े, आपको अगर स्किन एलर्जी चालू हो गई है हाथों में, आप ऐसे मेथड्स यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आपके पानी ख़राब नहीं होगा। आपने अगर 5% भी पानी का पोल्यूशन को कम किया आपके एफर्ट से, हर इंसान अर्थ में ऐसे 5% कम करेगा अर्थ पोल्यूशन, तो इमीडिएटली सबके ऊपर हेल्थ का इम्पैक्ट ईजियर हो जाएगा। ठीक है। और आपने जितना ज़्यादा नेचुरल मेथड से क्लीन किया आपके बर्तनों को, आपके कपड़ों को, उतना ज़्यादा आपके पोल्यूशन और हेल्थ का जो डिटेरिएशन है रिवर्स हो जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि मैंने रिवर्स किया है। मेरे स्किन के जो एलर्जी के प्रॉब्लम्स हैं, मैं डॉक्टर के पास 2 साल बाद गई स्किन के एलर्जी को प्रॉब्लम्स को लेके। वो बिलीव नहीं करती कि मुझे स्किन एलर्जी है, क्योंकि मेरा स्किन ग्लो कर रहा था, क्योंकि उसको नहीं समझ में आ रहा। और मगर मेरे स्किन एलर्जी और इन्फ्लेमेशन के टेस्ट में आ चुके थे कि मेरे को एलर्जी है, मेरे को इन्फ्लेमेशन है। तो मैंने एलर्जी के जो फिज़िकल सिम्टम्स हैं उसको कैसे कम किया, बाई नॉट यूजिंग वो केमिकल्स जो मेरे स्किन में डायरेक्टली इमीडिएटली यूज़ करते ही मेरे स्किन को खुजली दे रहा है, मुझे लाल लाल स्किन कर दे रहा है, या मेरे स्किन में या स्कैल्प में पैचेस लगा रहा है, उसको एक्जिमा सोरियासिस बोलते हैं। जब मुझे लाल लाल पैचेस आ रहे हैं, एक्जिमा और सोरियासिस आ रहा है, किसी को ये वाले डिजीज़ेस को जब डॉक्टर नहीं डिटेक्ट कर पाते कि क्या है डिजीज़, उसको ऑटो इम्यून डिज़ॉर्डर भी लोग बोलते हैं। पर ये सब जो ऑटो इम्यून डिज़ॉर्डर है स्किन के,
जो डिज़ॉर्डर्स हैं एक्जिमा, स्किन एलर्जी, पैच रिलेटेड, अगर आपने सेंटेड केमिकल वाला कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं आप, आपके डिटर्जेंट में हो, आपके लॉन्ड्री सॉफ्टनर में हो, आपके परफ्यूम में हो, आपके शैम्पू में हो, आपके फेस वॉश में हो, आपके कॉस्मेटिक्स में हो, आपके बॉडी स्प्रे में हो, तो वो यूज़ करना आप बंद करेंगे। आपके डिश वॉशिंग सोप में हो, आपके होम क्लीनिंग एजेंट में हो, ये सब आप यूज़ करना एक एक करके बंद करोगे तो आप देखोगे आपका एक्जिमा, सोरियासिस सब एक एक करके चला जाएगा धीरे धीरे उसका सिम्टम। एंड अगर नहीं जा रहा तो उसका कॉज आपका पानी है, और वो पानी में इसीलिए है क्योंकि आपके तरह ही आपके शहर में 1000, 2000, 10,000 लोग जो रहते हैं वो लोग भी तो वो यूज़ कर रहे हैं। मैंने जो मेरा यूज़ करके ख़त्म कर दिया स्किन एलर्जी, मैं नहीं यूज़ करती ज़्यादा एक्सटर्नल केमिकल्स एनी मोर। हैंड वॉश छोड़ के, डिश वॉश छोड़ के, कभी कभी क्लोथ्स के लिए वॉशिंग का थोड़ा सा पाउडर छोड़ के, बाकी सब मैंने बंद कर दिया है यूज़ करना। बाकी सब मैं नेचुरल वे में जाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने अपना 90% केमिकल यूज़ कम कर दिया, तब भी जब मुझे स्किन एलर्जी आ रही है तो वो कहाँ से आ रही है? वाटर पोल्यूशन से। दैट्स हाउ मेरे को समझा कि वाटर पोल्यूशन भी एक फैक्टर है कि, और वो वाटर पोल्यूशन समर में हाई है, विंटर टाइम एंड रेनी सीजन के 1-2 महीने बाद लो है वाटर पोल्यूशन। ये मैंने कैसे समझा? क्योंकि मैं सबसे कम सोप्स यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे इमीडिएटली समझ में आता है कि जब वाटर अच्छा होता है तो कैसे मेरे बॉडी को फ़ील होता है, मेरे स्किन को कैसे फ़ील होता है, मेरे बालों को कैसे फ़ील होता है, मेरे क्लोथ्स कैसे अच्छे से धुल जाते हैं। जबकि समर टाइम में क्लोथ्स में सोप डालूँ ना डालूँ, काला काला कभी कभी निकल रहा है पानी से। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो पानी में केमिकल्स हैं। तो और वो पानी में क्या केमिकल्स है? आपके अगर लोकल रिवर में ज़्यादा सोप्स वाले केमिकल्स हैं तो सोपी वाला पानी आ रहा है आपके घर में। वो थोड़ा फिल्ट्रेशन सिस्टम ने फ़िल्टर कर दिया है थोड़ा थोड़ा सोप, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा सोप रह सकता है। और ये जो अपने पाइपलाइंस है ना, पाइपलाइंस को साफ़ करने के ये लोग केमिकल्स देते हैं। एक्चुअली अगर पाइपलाइंस में एल्गे है, आपको ना वो पाइपलाइंस में कुछ केमिकल डालना नहीं चाहिए, क्योंकि एल्गे नेचुरल क्लेंजर है। एल्गे के ऊपर ही रिसर्च करके बायो एंजाइम वाले क्लेंजर्स अभी इतने सारे निकले हैं, इसलिए एल्गे को आपको निकालना नहीं चाहिए अगर आपके पाइपलाइंस में एल्गे हैं। पर अगर आपका पाइपलाइन करोड़ हो गया है, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम डिपॉजिट्स हो गए हैं, तो बेस्ट वे है, कैल्शियम मैग्नीशियम डिपॉजिट वाले पाइपलाइंस आ गए हैं तो अगेन उसमें केमिकल पास मत कीजिए। पास करने के बजाय अगर आपने वो पाइपलाइंस को रिप्लेस कर दिया तो वो ज़्यादा हेल्थ सेफ्टी मेजर होगा। क्योंकि आपने अगर सिर्फ केमिकल डाल डाल के उसको साफ़ किया है तो ड्रेनेक्स का भी आपने, ये प्लम्बर्स यूएस में बहुत जानते हैं, इसलिए वो लोग ना ड्रेनेक्स यूज़ करने को मना करते हैं। क्यों? क्योंकि ड्रेनेक्स यूज़ कर करके आपके पाइपलाइन करोड़ हो जाते हैं। तो कोई भी केमिकल आप यूज़ करोगे वो यूज़ कर करके धीरे धीरे आपका पाइप करोड़ हो जाएगा। और उस पाइप में अगर फ्रैक्चर आ गया है, माइक्रो फ्रैक्चर, जो दूर से आपको, मतलब मेजर फ्रैक्चर जब पाइपलाइंस में आ जाते हैं तब हमको दिखने में आ जाता है कि पानी का फ्लो चला गया है, पानी नहीं आ रहा, या ज़मीन में ही बहुत सारा जहाँ पाइप फट गया है वहाँ पे पानी गिर गया है, ये सब आप नोटिस करते हैं। पर जब माइक्रो फ्रैक्चर होता है पाइपलाइन में, आपको वो आंखों से नहीं दिखेगा, पर वो आपको कैसे समझेगा? माइक्रो फ्रैक्चर्स अगर हैं और उसी एरिया के ज़मीन में सोप ज़्यादा यूज़ हो रहा है, केमिकल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो आपके वो पानी में, पाइपलाइंस में तब जाके भी केमिकल पोल्यूशन ज़्यादा होगा। तो वो विंटर टाइम में भी इसलिए किसी किसी के घर में ज़्यादा केमिकल पोल्यूशन वाला पानी आ सकता है। अगर विंटर में ठंड के वजह से पाइप फट गई और माइक्रो फ्रैक्चर हो गया है पाइप में, और तब वो माइक्रो फ्रैक्चर के थ्रू आपके आसपास की ज़मीन अगर पोल्यूटेड है, आसपास का अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम पोल्यूटेड है, उसका क्रॉस कंटेमिनेशन आपके पाइपलाइन में आ जाएगा। या आपका सीवेज पाइपलाइन आपके वाटर पाइपलाइन के पास है तो सीवेज का भी कंटेमिनेशन मैंने कोई एरिया में के पानी में पाया है। टैप वाटर हो, बाथरूम का वाटर हो, किचन का वाटर हो। और ये सब इसलिए, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने केमिकल यूज़ करना बंद किया तो लोगों का काम चला जाएगा। लोगों के पास दूसरे काम आने वाले हैं। अगर आपने केमिकल यूज़ करना कम किया, केमिकल यूज़ करना बंद किया, आपको सिर्फ आपका प्रोफेशन शिफ्ट करना है।
और जो टॉयलेटरीज़ है, केमिकल कंपनीज़ हैं, ये लोग ट्राई तो कर रहे हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ जाने के लिए, पर इनका एक प्रॉब्लम ये है, ये लोग को हैबिट हो गया है कि हमारे पास इतना सारा केमिकल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, नाउ दे वांट टू कीप यूजिंग दैट केमिकल। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ माइक्रो लेवल शिफ्ट किया है कि कोई कोई जैसे ब्रांड्स हैं वो लोग ने नेचुरल के नाम पे नेचुरल वाला लेमन थोड़ा डाल दिया। जैसे विम में आपने, मैं विम का नाम ले रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी विम बोल चुकी हूँ इसलिए बोल रही हूँ, पर ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, विम, प्रिल जो भी है, उन्होंने नेचुरल सेंट तो डाल दिया, थोड़ा सा नींबू भी डाल दिया प्रोडक्ट में, पर उससे नेचुरल सेंटेड प्रोडक्ट आपका मिल गया। पर क्या विम कम्प्लीटली नेचुरल है? नहीं है, उसमें बहुत सारे आर्टिफिशियल केमिकल्स हैं, इसलिए ना यूज़ करना ही बेटर है। और ये विम में भी मुझे बेटर विम कौन सा लगा है, जो बार वाला विम है, ठीक है। पर वो बार में भी देर आर मैनी अदर बार्स मुझे दूसरे जगहों में मिली है जहाँ पे उनका वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन शायद हाई है, इसकी अर्थ पोल्यूशन भी शायद हाई है, क्योंकि ये बार्स को बनाने के लिए भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई बेस इंग्रेडिएंट तो अर्थ का कोई मिनरल है, तो वो जो अर्थ का कोई मिनरल है, अर्थ का कोई कंपाउंड है जो आपको अर्थ से ही मिलेगा, ज़मीन से ही मिलेगी, उसका ओरिजिनल सोर्स ज़मीन है, तो वो ज़मीन है या कोई पेड़ पौधा है, तो ज़मीन या पेड़ पौधे से जो मिलने वाली है आपको ये प्रोडक्ट बनाने के लिए केमिकल की, वो ज़मीन अगर ख़राब तो ये प्रोडक्ट भी ख़राब। तो वहाँ पे मैंने कुछ कलकत्ता में भी देखा, केरला में भी देखा, उनके विम के जगह उनके वहाँ जो प्रोडक्ट बिकता है बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। वो उस केमिकल लेस्ड प्रोडक्ट से अगर आप बर्तन धो के खाना खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे, और वो लोग बीमार हैं, उनको हॉस्पिटलाइजेशन भी 2-3 लोगों को बहुत आ चुकी है उस फैमिली में, पर फिर भी वो लोग जग नहीं रहे हैं। आपके ऊपर है, आपको करोड़ खर्चा करना है, हॉस्पिटलाइज रहना है, बीमार रहना है, वो आपके ऊपर है। पर आप ना बीमार रहना चाहते हो, या अगर जिसको अभी उस फैमिली में अगर उन्होंने सही तरीका यूज़ किया तो हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन फिर भी आए, क्योंकि आसपास के लोगों ने अगर नहीं चेंज किया उनका सिस्टम। पर अगर उन लोग ने चेंज कर दिया तो उनको अगर आसपास के लोगों के यूज़ की वजह से बीमारी शायद 10 साल बाद आए, पर वो जो 10 साल बाद आने वाली बीमारी अभी आ गई, क्योंकि सब लोग यूज़ कर रहे हैं गलत तरीका जीने का। तो अगर आपने जीने का सही तरीका चुना तो आपको ही बेनिफिट सबसे पहले आएगा। फिर सही तरीका चुनने के बाद आपको अगर समझा कि आपके लोकल सिस्टम्स में क्या प्रॉब्लम है, तो आप आपके लोकल सिस्टम्स को भी सही तरीका चुनने का पथ फिर दिखा सकते हैं। क्योंकि मेरे को भी ये सब चीज़ें छोड़ने में ऐसा नहीं कि एक दिन में मैंने ये सब चीज़ें छोड़ा, मैं धीरे धीरे सोप्स को लेके, फेस वॉशेस को लेके, मेरा ऑलमोस्ट 30 इयर्स का जर्नी है ये। बचपन में हम लोग सोप यूज़ करते थे, सोप्स में भी मैं वही सोप यूज़ करती थी जो मेरे स्किन को सूट करता था, क्योंकि हमारे घर में सबको स्किन एलर्जी का प्रॉब्लम था, मम्मी को भी पापा को भी। तो स्किन एलर्जी में मम्मी एक अलग सोप यूज़ करती थी, पापा एक अलग सोप यूज़ करते थे। मुझे जो सूटेबल तभी बचपन में लगा, वो जब यूएस में वो सूटेबल नहीं लग रहा था, तो यूएस में मैं बॉडी वॉश में चेंज की। पर बॉडी वॉश में भी 2-3 बॉडी वॉश ट्राई करके मुझे समझा कि मुझे स्किन एलर्जीज़ हो रही है या सेंट से प्रॉब्लम आ रहा है, तब मैंने जाके ऑर्गेनिक में स्विच किया। और वहाँ से मैं जब इंडिया आई, इंडिया में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, तो देख रही हूँ इंडिया के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हमेशा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उनका अगर पानी ख़राब है, सेंट जो है, सेंट तो सबसे ज़्यादा स्किन इरिटेशन प्रॉब्लम्स देता है। तो कोई भी सेंटेड प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करना चाहिए अनलेस वो नेचुरली सेंटेड है। और नेचुरली सेंटेड में भी अगर वो एथिकली सोर्स नेचुरल प्रोडक्ट्स नहीं है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स नहीं है, उसका एक भी इंग्रेडिएंट केमिकल फ्री नहीं है, उससे आपको आएगा हेल्थ प्रॉब्लम्स। सो माइंडफुली आपको जीना है, अगर हेल्थी लाइफ जीना है तो एक एक करके माइंडफुली ये सब चीज़ें करनी है। कोई लोग, जिन लोग अभी रिटायर हो चुके हैं, जिनके पास अभी जॉब नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं था करके भी मैंने ये सब किया है, करके मैं अभी 1-1 घंटे का वीडियो बना पा रही हूँ, राइट। अगर मेरे पास जॉब होता मैं ऐसे 1-1 घंटे का वीडियो या ये सब एक्सपेरिमेंटेशन कर पाती, पर मेरे पास पहले जॉब था करके मेरे पास उतना पैसा था कि मैंने ट्राई भी करके देख लिया डिफरेंट प्रोडक्ट्स। बहुत सारी लेडीज़ होती हैं, उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए पैसे ही नहीं हैं, पर ये सोचिए जिनके पास पैसे नहीं है ना, वो सबसे ज़्यादा अर्थ फ्रेंडली मेजर्स को अभी से, कल से इस्तेमाल कर सकती हैं।
और आपने किया तो आपका पानी अच्छा तो सेहत अच्छा, सेहत अच्छा तो आपके घर के हर फैमिली का हेल्थ अच्छा। तो आपके पास पैसे नहीं है तो पैसे नहीं होने का कारण हायर पर्पस ये है कि आप एकदम अर्थ फ्रेंडली वे से जीने के तरीके ढूंढ सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी ज़मीन है, अच्छा घर है, उसी जगह आप ये सब अर्थ फ्रेंडली चीज़ें कर सकते हैं। आप खुद के खाना उगाइए, खुद का बाहर से खाना उगाने की जगह आपके घर में खाना उगाइए। अब घर में खाना उगा रहे हैं, सही पानी दे के उसको उगाएंगे तो ही आपको सबसे न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा। तो ये सब धीरे धीरे और स्टेप बाय स्टेप कीजिए। किसने बोला एक दिन में करने को? पर जो हाउसवाइफ हैं, जो बोर्ड हैं, जिनके बच्चे अभी बड़े होके पढ़ के घर से चले गए हैं, हम सब ये सब कर सकते हैं ना। मैं अपने घर में ये सब करने की कोशिश कर रही थी, पर मेरे घर में बहुत अर्थ पोल्यूशन के प्रॉब्लम ज़्यादा थे। दोनों घर में जहाँ मैं रह रही हूँ, अलग अलग कारणों से अर्थ पोल्यूशन प्रॉब्लम्स आ रहे थे। पर मुझे ही क्यों आए? क्योंकि मैं इन प्रॉब्लम को समझने के लिए भी ज़्यादा कैपेबल हूँ, इसलिए भी मुझे ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। मेरे पास ज़्यादा टाइम है, मेरे पास कोई बच्चे नहीं है बकबक करने के लिए, कोई पति नहीं है बकबक करने के लिए, तो मैं ये सब इसीलिए बकबक करके वीडियो बना सकती हूँ। वो एनर्जी है मेरे पास इसलिए कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। और वो इन्वेस्ट करने की एनर्जी है तो पहले मुझे समझाने के लिए भगवान ने इसलिए मुझे चैलेंजेस भी दिए कि कहाँ कहाँ अर्थ पोल्यूशन के फैक्टर्स हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। क्योंकि मेरी पढ़ाई और पिछला काम तो हेल्थ रिलेटेड था, तो मैंने ये सब को हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देख के ये सब सीखा है। एंड आई होप हेल्थ के पर्सपेक्टिव से ही घर में अगर आप वाइफ हैं, सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, हस्बैंड है, हस्बैंड जिसका जॉब चला गया है, वाइफ वर्क कर रही है, तो जिसका जॉब चला गया है वो बैठ के ये सब करे अभी। क्योंकि इतने दिन जो लड़कों ने नहीं किया है, ये लड़कों को सीखने का भी टाइम है। क्योंकि अगर उनकी बीवी कभी भी बीमार पड़ के मर जाए या ऐसी तरह बीमार हो जाए तो लड़कों को भी देखना है, समझना है कि सिर्फ जो लेबल में, प्रोडक्ट लेबल में दिखाया गया है कि और मेरे घर में क्योंकि ये सिखा के मैं परेशान हो गई हूँ कि जैसे कंफर्ट फैब्रिक सॉफ्टनर मैं 10-20 सालों से सबको एलर्जी है करके मैं उसमें लिखा होता है जितना 1 कप लेना एंड ऑल, मैं उतना 1 कप नहीं लेती। मैं सिर्फ 1 ml लेती थी फैब्रिक सॉफ्टनर, और मैं एक पर्टिकुलर फैब्रिक सॉफ्टनर लेती थी जिसमें सेंट सबसे कम था, वो वाला यूज़ करती थी। पर मेरे घर में सिखा के मैं परेशान हो गई। वो सीखे नहीं तो उसका स्किन का असर, मेंटल हेल्थ असर सबको है। मैंने तो यूज़ करना बंद कर दिया। मैं हाथ से इसलिए कपड़े धोती हूँ, मशीन में अगर सिर्फ चादर वादर है तभी मैं धोती हूँ। बहुत सारा कपड़ा जम गया तब मैं मशीन में धो रही हूँ, अदरवाइज़ डेली वाले कपड़े हाथों से धो रही हूँ। क्योंकि मुझे फैब्रिक सॉफ्टनर यूज़ करना बंद कर दिया मैंने उसके सेंट के वजह से। और मैं घर में लोगों को सिखा नहीं पा रही कि एक पर्टिकुलर चीज़ आपको यूज़ करनी है अगर आपको फैब्रिक सॉफ्टनर यूज़ करनी है। और आप फैब्रिक सॉफ्टनर के बिना भी चला सकते हो, पर तब आपको सोप का कंटेंट कम यूज़ करना है, या लेस हार्श सोप यूज़ करना है, या बायो एंजाइम वाला सोप बना के यूज़ करना है। और मार्केट में बायो एंजाइम वाले सोप्स बहुत निकल चुके हैं, बॉडी वॉशेस भी निकल चुके हैं। शायद से इंडिया में बॉडी वॉश निकले हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, पर डेफिनेटली क्लोथ्स वॉशिंग वाले बायो एंजाइम्स निकल चुके हैं। पर क्लोथ वॉशिंग वाले बायोएंजाइम प्रोडक्ट का सेंट अभी तक उसमें से उन्होंने नहीं निकाला है दैट मेक्स दोज प्रोडक्ट्स हार्मफुल फॉर हेल्थ। उन्होंने अगर ट्रू बायोएंजाइम आपको यूज़ करना है तो वो सेंट फ्री होना चाहिए, या अगर उसमें सेंट हो तो कोई नेचुरल ऑयल वाला सेंट होना चाहिए ना, अदरवाइज़ मत यूज़ कीजिए। जो लोगों के पास फ्री टाइम है वो तो आपका खुद का बायोएंजाइम बना सकते हैं, पर आपको केयर देके बनाना है। सिर्फ लेमन यूज़ करने बोला तो अच्छा लेमन नहीं यूज़ किया तो अच्छा बायोएंजाइम भी आपको नहीं आएगा। ठीक है, आई होप दिस वाज हेल्पफुल। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, नीचे कमेंट में लिखना ज़रूर। थैंक यू।